Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Keratosis. Okay. Online students, what we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? Bites and stings. Okay, bites and stings. फिर Frostbite. yes, frostbite, Skin cancer, skin cancers. psoriasis, acne vulgaris, Yes. Stevens-Johnson syndrome, एक्टिनिक केरेटोसिस, इतनी कंडीशन हमें देखी थी. ओके. बाइट्स एंड स्टिंग्स में हमने देखा था कि कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल हमें बाइट करता है तो हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. एंड स्टिंग्स में भी सेम है. कोई भी बी और वो स्कॉर्पियन हमें स्टिंग करता है तो उसकी वजह से जो हार्मफुल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो हमने फर्स्ट देखा था ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर. ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर हमें काटता है तो क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? या कोई भी पेशेंट को काटेगा तो करना क्या होगा? हमें वो ही याद रखना है. क्या करना है? आइस अप्लाई करना है. यस. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रैशनल क्या है? Someone is trying to speak but your voice is not clear. Decrease enzyme activity of the venom. यस. जो वीनम है जिसकी वजह से ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो टॉक्सिन है उसकी एक्टिविटी हमें डिक्रीज करनी है, तो इसके लिए हम आइस अप्लाई करते हैं. जैसे ही बाइट होता है इमीडिएटली हमें आइस अप्लाई करना है. 4 डेज तक आइस एप्लीकेशन चालू रखेंगे. बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद हॉस्पिटल नहीं जाना है, हॉस्पिटल तो जाना ही है. एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स जो भी डॉक्टर्स देंगे वो हमें अप्लाई करना है, लेना है, जो भी है वो करेंगे. नेक्स्ट हमने देखा ब्लैक विडो स्पाइडर. ब्लैक विडो स्पाइडर से क्या होता है? उसका जो टॉक्सिन होता है वो कैसा होता है? क्या क्या हमारी बॉडी में क्या हार्मफुल इफेक्ट करेगा उसका, जो ये ब्लैक विडो स्पाइडर का जो टॉक्सिन है वो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ब्लैक विडो स्पाइडर का जो टॉक्सिन है वो क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर? न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है. यस, वो नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट कर देता है. सो इसमें भी सेम. जैसे ही बाइट होता है हमें क्या करना है? आइस एप्लीकेशन करना है, जस्ट टू रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोटॉक्सिन. उसकी एक्टिविटी कम कर देनी है. एंड ये पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ेगी. फिर हमने देखा टेरेंट्यूलास. टेरेंट्यूला के बारे में क्या स्टडी किया हमने? उसमें क्या देखा था? एक तो वो बाइट करेगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, नमनेस, लिम्फ इन्फ्लेमेशन, पेन होगा. बट उसके बाइट के सिवाय और चीज भी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं. यस, उसके हेड्स. जो टेरेंट्यूला है वो बहुत हैरी होता है. सो उसके जो बार्ड हेड्स है अगर वो हमारी स्किन में, आईज में पेनिट्रेट कर गए तो बहुत सीवियर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकता है स्किन पर एंड आईज में. सो उसको निकालोगे कैसे? वो बाल है तो पकड़ पकड़ कर निकालोगे? नहीं, स्टिकी टेप से. हाँ, सेलो टेप या स्टिकी टेप आपको अप्लाई करनी है, देन उसको रिमूव करना है. तो सारे बाल निकल जाएंगे. देन यू हैव टू वॉश योर स्किन प्रॉपरली. आईज में है तो आईज तो ऑब्वियसली इरिगेशन ही करना होगा नॉर्मल लाइन से. दूसरा कुछ तो अंदर डाल नहीं सकते, तो प्रॉपर इरिगेशन करना है आईज का. जहां पर भी उसने बाइट किया है वो एक्सट्रीमिटीज को क्या करेंगे? एलिवेट कर देंगे. स्नेक बाइट में एलिवेट कर सकते हैं? नो. नो, वी कैन नॉट एलिवेट इन स्नेक बाइट. देन हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर एंटीहिस्टामाइन, टॉपिकल और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो सब देंगे, वो लगाना होगा. टीटेनस प्रोफाइलेक्सिस भी लगाना होगा. हमने फर्स्ट टाइम में देखा था मेजॉरिटी ऑफ स्पाइडर बाइट्स में टीटेनस टॉक्सिन प्रोफाइलेक्सिस, टीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है. फिर हमने देखा स्कॉर्पियन स्टिंग.
स्कॉर्पियन स्टिंग में मतलब उनका स्टिंग होता कहाँ है, उनकी टेल पर होता है। जैसे ही हमें वो स्टिंग करेगा स्कॉर्पियन, हमारी वहां पर इंजरी साइट पर लोकल पेन होगा, माइल्ड टू सीवियर सिस्टमिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बट जो बार्क स्कॉर्पियन है उसका जो टॉक्सिन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो स्टिंग कर जाएगा तो ज्यादा फैटल सिस्टमिक रिस्पॉन्स होगा, बहुत खराब रिस्पॉन्स होगा। एंड स्पेशली छोटे बच्चों में एंड एल्डर पीपल में वो रिएक्शन बहुत वर्स होता है कंपेयर टू एडल्ट। देन जैसे ही पेशेंट को बाइट करता है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और इसमें एंटीवीनम भी देना पड़ेगा। ऊपर के जो हमने देखे थे स्पाइडर बाइट में, उसका एंटीवीनम नहीं देना है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। बट ये बहुत ही खतरनाक होता है, तो एंटीवीनम देना पड़ेगा। फिर हमने देखा बीज एंड वास्प। बीज एंड वास्प अगर हमें लाइक स्टिंग कर लेता है तो क्या करना चाहिए? चलो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आपके सामने आपके फैमिली मेंबर्स को किसी किसी को बीज और वास्प से स्टिंग हो गया है, तो यू आर अ नर्स, आपको पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ इंजरी और ये सब होता है तो क्या करना है। तो क्या करोगे आप? पहले तो सीधा आई सप्लाई कर दोगे, वॉश स्टिंगर करेंगे। को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टिंगर को निकाल यस, टिंजर को निकालना पड़ेगा पहले। तो कैसे निकालोगे? ट्वीजर से? gently scraping Needle. यस, कुछ भी शार्प ऐसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है उससे निकालना है। कैन वी रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स और ट्वीजर्स? no व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों नहीं निकाल सकते? उसका venom present होता है सॉरी करीना, यू आर नॉट इन अ गुड नेटवर्क जोन, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। आपकी आवाज मुझे ही कम सुनाई दे रही है कि सबको कम सुनाई दे रहा है? सबको कम है मैम। हाँ, सो प्लीज चेंज योर पोजीशन सो यू आर क्लियर, यू कैन बी ऑडिबल टू अस। ओके, क्यों नहीं ट्वीजर से रिमूव कर सकते? Because there is a risk of pinching the venom sac. हाँ, जो स्टिंजर होता है उसके ऊपर एक बल्ब जैसा होता है जहां पर वीनम होता है। सो जैसे ही ट्वीजर से या फिंगर से आप प्रेस करोगे, ज्यादा वीनम बॉडी में जाएगा और ज्यादा रिएक्शन आएंगे। सो दैट इज व्हाई नीडल और उससे ही निकालना होता है। अगर पर्सन एलर्जिक हुआ बीज या स्टिंग से, सो ऐसे पर्सन को ऑलवेज लाइक बहुत सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं। सो ऐसे पर्सन को ऑलवेज क्या कैरी करना होता है? एपी पेन। एपीपेन, एपिनेफ्रिन पेन, एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर, सब एक ही नेम है। सो अगर एग्जाम में अलग अलग नेम आए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये किसकी बात हो रही है, सब कुछ एक ही है, उसका अलग अलग नाम है। सो ये एपीपेन उसके पास होनी चाहिए, एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर होना चाहिए, ऑलवेज दो होने चाहिए। एक ऑलवेज कैरी करके रखना है, एक स्पेयर में रखना है। अगर एक यूज हो जाता है तो इमीडिएटली फिर से वो बाय कर देना है। मतलब रखने तो दो ही है बट एक ऑलवेज उसके पास कैरी करके रखना है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, बीज और वॉस्प बाइट स्टिंग करते हैं, सो इमीडिएटली एपीपेन निकाल कर विदाउट रिमूविंग द क्लोथ, डायरेक्टली क्लोथ के ऊपर से आईएम इंजेक्शन पेशेंट खुद से ले सकता है। एंड देन इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। हॉस्पिटल में उसको डाइफेनहाइड्रामाइन एंड फर्दर ट्रीटमेंट देंगे। एपीपेन देने का रीजन यही है, द रेशनल बिहाइंड दिस इज वी डोंट वांट टू we don't want the patient to experience severe anaphylactic reactions, तो पहले हम दे देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। सो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, फिर हमने देखा स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, कुछ स्नेक्स होते हैं नॉन विनमस, नॉन हार्मफुल, कुछ होता है विनमस, और कुछ तो बहुत सी खतरनाक होता है, लाइक बाइट करेगा एट अ टाइम पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो देयर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक। बट कहीं पर आपके सामने किसी को, आप कहीं घूमने गए थे, बुशी एरिया था और किसी को स्नेक बाइट हो गया, सो इमीडिएटली एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू? योर फर्स्ट स्टेप वुड बी, फर्स्ट स्टेप, Moved it to safe area away from the snake. हाँ, जो पेशेंट को स्नेक बाइट हुआ है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि बहुत ज्यादा स्नेक भी हो और वो ही स्नेक फिर से बाइट करे। सो पहले उसको वहां से निकाल दो, देन यू हैव टू डू द फर्दर इंटरवेंशन। सेकेंड क्या करोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उसको रिमूव कर दिया, फिर क्या करना है? एलिवेट कर देंगे एक्सट्रीमिटी,
आइस एप्लीकेशन क्या करोगे? जैसे ही पेशेंट को वहां से निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जहां जो भी एक्सट्रीमिटीज में बाइट हुआ है उसको इमोबिलाइज कर दो। पेशेंट को बोलो कि वो ज्यादा हिलाए नहीं। ज्यादा हिलाने की वजह से क्या होगा? सर्कुलेशन ज्यादा होगा एंड वो वीनम इजीली बहुत स्पीड में सर्कुलेट हो जाएगा इन द ब्लड। सो इसीलिए इमोबिलाइज करना है एंड वी हैव टू कीप दैट एक्सट्रीमिटी बिलो द लेवल ऑफ हार्ट। वी कैन नॉट एलिवेट दैट एक्सट्रीमिटी। अगर सुपाइन पोजिशन में है तो हाथ या पैर डेंगल लटका के रखने हैं, बट हार्ट के लेवल पर नहीं रखना है, नीचे रखना है। एंड वी हैव टू टाई अ क्लोथ प्रॉक्सिमल टू द बाइट, जहां पर बाइट हुआ है उससे आगे क्लोथ कुछ भी कंस्ट्रिक्टिंग बैंड जैसा टाई कर देंगे। उसकी जो कंस्ट्रिक्टिंग ज्वेलरी है, बिकॉज वो एडिमा होगा तो फंस जाएगा, सो वो हमें पहले निकाल देना है। फिर पेशेंट को क्या बोलना है, क्या नहीं कर सकते, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते तब तक पेशेंट क्या नहीं कर सकता? कैफीन अल्कोहल नहीं ले सकता। हाँ, क्यों? इट बूस्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वीनम। जो वीनम है, जहर है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो जाता है ड्यू टू कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। सो ये चीज नहीं करनी है। एंड फॉर एग्जाम्पल वो हमने जो टाई किया था वो क्यों किया था? जब हम बहुत लाइक दूर है, हॉस्पिटल दूर है, इसीलिए टाई किया था। अगर हॉस्पिटल नजदीक है तो देर इज नो नीड टू टाई, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। बट टाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको एक बार टाई कर दिया फिर ऐसा ही छोड़ दोगे। स्वेलिंग होगा ड्यू टू इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, सो वी हैव टू चेक। अगर स्वेलिंग हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा वो जो टाइट किया था वो लूज करना होगा, वरना कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के 5 P's आपको याद रखने होंगे। ओके, कैन वी सक और कैन वी इंसिस द वीनम जहां पर बाइट हुआ है? जो मूवीज में दिखाते हैं ऐसा करना चाहिए? नो नो। नो, इट इज वेरी डेंजरस, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Yes. Online students, what is the really important point? જ્યારે પણ આ સ્નેક બાઇટ્સ હોય કે સ્પાઈડર બાઇટ્સ થાય ત્યારે પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર ને કોન્ટેક્ટ કરવાનો। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होती है, बाइट्स, स्टिंग्स, इंजेक्शन, कुछ भी इमरजेंसी होती है, पहले फोन पॉइजन कंट्रोल सेंटर को करना है। वो जैसा बोले वैसा करना है। डोंट कॉल द हॉस्पिटल फर्स्ट। सो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। व्हाट यू विल टीच टू द पेरेंट्स, और टीचिंग में आएगा, बिकॉज वी आर अ नर्स, वी आर इन द हॉस्पिटल। हम पॉइजन कंट्रोल को कॉल नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है क्या। बट ये जनरल पब्लिक के बारे में है। और अगर आप घर पे भी हो, आपके पास आप हॉस्पिटल में नहीं हो, घर पे हो और ऐसा कुछ हुआ है, सो यू आल्सो हैव टू कॉल द पॉइजन कंट्रोल फोन। इट इज अदर देन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल में है तो हम ही ट्रीटमेंट करेंगे, बट बाहर है तो ये करना है। ओके, स्नेक बाइट हुआ है तब हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में एंटीवीनम देंगे। सो डू यू हैव टू कैरी दैट स्नेक अलोंग विथ यू? कैन यू कैरी दैट स्नेक विथ यू? यस और नो? चलो, जितना लेट आप करोगे उतना नया टॉपिक कम स्टडी करने मिलेगा, ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम। લઈ જવાની જરૂર નહીં પણ સીલ કન્ટેનર હોય તો લઈ જઈ શકાય। हाँ, अगर आपके पास कुछ है नहीं ऐसा कोई जार कंटेनर जिसके अंदर ले जा सको तो डोंट कैरी। अगर है, हमें नहीं आता, वी आर नॉट गुड एट पिकिंग अप द स्नेक। सो आपको हो रहा है, आपके पास कोई है, ऐसा हो सकता है तो ही ले जाना है, वरना नहीं ले जाना है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट बाइट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉस्ट बाइट? टूथ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रॉस्ट बाइट? टिश्यू ડેમેજ થઈ જાય, કેમ? એમને Severe કોલ્ડ cold. ના લીધે। एक्सेसिव एक्सपोजर टू द कोल्ड, उसकी वजह से टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उसको हम फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। कॉमन प्लेसेस कौन सी है जिस पर अफेक्ट होता है फ्रॉस्ट बाइट ज्यादातर हो सकता है? फिंगर्स Fingers, टो। toes, face, nose and ears. यस, ये ज्यादातर लाइक ओपन, इसके ऊपर लेयरिंग कम होगा, ओपन रहेंगे तो हो सकता है फ्रॉस्ट बाइट। उसकी डिग्रीज है असेसमेंट के अकॉर्डिंग। सो कितनी डिग्रीज है? 4। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा?
फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? रेडनेस, एडिमा। यस, रेडनेस एंड एडिमा होगा. सो लाइक बीच में व्हाइट पेल जैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का, एंड आजू बाजू रेड हो जाएगा. सो देयर विल बी रेडनेस एंड एडिमा. सेकेंड डिग्री में क्या होगा? सेकेंड डिग्री में क्या होगा? Blister with thickness skin necrosis, हाँ, partial बड़े thickness skin. यस, तो बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो जाएंगे सेकेंड डिग्री में. ये याद रखना है, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको हेमरेजिंग ब्लिस्टर्स है. सो आप किसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करोगे? सो हमें पता है कि हेमरेजिक है, सो इसमें डेब्रिटमेंट करना पड़ेगा. सो हम उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे. सो आपको स्टेज डिग्री के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन है, समटाइम्स सीधा डिस्क्रिप्शन से आपको इंटरवेंशन पूछे तो, बट आपको तो पता चलना चाहिए कि कौन सा है. तो इसलिए ये याद रखना होता है. एंड फोर्थ डिग्री में क्या होगा? सॉरी, थर्ड डिग्री में क्या होगा वो भूल गए. हाँ, ब्लिस्टर्स होंगे. कैसे ब्लिस्टर्स होंगे? थर्ड डिग्री में कैसे ब्लिस्टर्स होंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग समथिंग. थर्ड डिग्री Small hemorrhagic blister. स्मॉल हेमरेजिक ब्लिस्टर्स होंगे. और उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या लगेगी? डेब्रिटमेंट ट्रीटमेंट लगती है. जो एस्कार फॉर्मेशन, वो नेक्रोसिस सेकेंड डिग्री से स्टार्ट होना चालू हो गया था धीरे धीरे अंदर से. अभी एस्कार फॉर्मेशन है तो उसको रिमूव करने के लिए थर्ड डिग्री में डेब्रिटमेंट करना पड़ेगा. थॉइंग तो पहले करेंगे हम, जो थॉइंग प्रोसेस होती है वार्म वाटर में, वार्म सोक्स में करने की, वो तो करेंगे. उसके बाद डेब्रिटमेंट करना होगा, बिकॉज वो अभी हील इतना नहीं हो सकता. एंड फोर्थ डिग्री में क्या होगा? Full thickness necrosis हो जाएगा. हाँ, देयर विल बी नो ब्लिस्टर्स, नो एडिमा, कुछ नहीं. सिर्फ उंगलियां काली काली, नेक्रोसिस हो जाएगी, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसमें सिर्फ एम्पुटेशन किया जा सकता है विथ नो ऑप्शन. ओके, इंटरवेंशंस. फ्रॉस्टबाइट में क्या करोगी? पेशेंट को फ्रॉस्टबाइट हुआ है तो फर्स्ट चीज क्या करोगे आप? फर्स्ट चीज क्या करोगे? रब करोगे, गरम गरम हीटर के ऊपर हाथ ऐसे सेके, उससे सेक लोगे पेशेंट के. तो वार्म वाटर या टॉवल में हाथ डिप करेंगे। हाँ, वी कैन नॉट अप्लाई ड्राई हीट. ड्राई हीट नहीं देनी है पेशेंट को, या रब नहीं करना है, मसाज नहीं करना है. वेट हीट देनी है, मतलब वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर होना चाहिए. वार्म बाथ ले सकता है पेशेंट ज्यादा हुआ है तो, या तो टॉवल है उसको वार्म वाटर में डिप करके टॉवल उसके ऊपर रैप कर सकते हो. सो ऐसी चीज करनी है. दिस इज थॉइंग. थॉइंग हो जाने, जब थॉइंग आप कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, सो यू हैव टू हैंडल दैट एक्सट्रीमिटी वेरी केयरफुल. पेशेंट को ये जब वार्म वाटर में भी पेशेंट डीप करेगा तब पेशेंट को बहुत पेन होता है. पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देना पड़ेगा. ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होती है. एंड उसके ऊपर कंप्रेशन, वजन या ब्रीसिंग आप कर रहे हो, टॉवेल रैप कर रहे हो, तो कंप्रेस नहीं हो जाना चाहिए. लूज रखना है, नॉन स्टिकी रखना है, एडहेरेंट, चिपकना नहीं चाहिए वो ड्रेसिंग. एंड पेशेंट को मॉनिटर करोगे कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है. एंड टीटी दोगे. फिर हम टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री हमें डेब्रिटमेंट या एम्पुटेशन करना पड़ेगा. अगर फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री है तो कुछ नहीं करोगे, सिर्फ रीमॉर्मिंग करोगे, तो धीरे 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 वो हील हो जाएगी. बट एक बार टिश्यू नेक्रोज हो जाता है तो फिर वो हील नहीं हो सकते, तो फिर डेब्रिटमेंट या गैंग्रीन करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है. फिर हमने देखा एक्टिनिक कीरेटोसिस. व्हाट इज दिस? एक्टिनिक कीरेटोसिस तो प्रॉब्लम है. कीरेटोसिस वर्ड से याद आई जिसे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्टिनिक कीरेटोसिस? Online students, what is actinic keratosis? You have not studied at home? घर पे पढ़ा नहीं है ये? Chronic exposure to the sun. क्या होगा? स्किन रफ हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ब्राउन लीजन्स हो जाएंगे उस पे.
यस, ड्राई स्केली रफ हो जाती है स्किन ड्यू टू एक्सपोजर टू सन। कहाँ कहाँ पर हो सकता है एक्टिनी केरेटोसिस? फेस है, स्काल्प है, आर्म है, बैक ऑफ द हैंड्स, और वहां पर हो सकता है। ये लीजन्स है। अगर किसी पेशेंट को एक्टिनी केरेटोसिस हुआ है, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है इसमें से। ये प्री मैलिग्नेंट कहा जाता है। अगर यहाँ से ठीक हो गया, उसको रिमूव कर दिया, ट्रीटमेंट लाइक एक्सीजन, क्रायोथेरेपी, क्यूरेटिव लेजर थेरेपी से इसको ट्रीट कर दिया, देन इट इज फाइन। पर इसको एज इट इज रहने दिया तो धीरे 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 वो मैलिग्नेंट हो सकता है। ओके, फिर हमने देखा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर मतलब मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द स्किन, जो मेटास्टेटाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों होता है स्किन कैंसर? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? मेन रीजन क्या है? सन, यूवी रेडिएशन इन शॉर्ट। सो ओवर एक्सपोजर हो रहा है जिसको, जो आउटडोर ज्यादा रह रहा है उसको ज्यादा होंगे। बट और रीजंस भी है जिसकी वजह से हो सकता है स्किन कैंसर, लाइक यस, स्किन कलर। डार्क स्किन कलर को ज्यादा होता है या लाइट स्किन कलर वाले पर्सन को ज्यादा होता है? लाइट लाइट स्किन, स्किन। लाइट। यस। सो जो बहुत फेयर है, ऐसा बोलते हैं कि आई एम सो फेयर, सो टेल देम कि यू आर एट अ हाई रिस्क पर्सन ऑफ स्किन कैंसर, बिकॉज उनमें मिलेनिन कम होता है जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। जिसमें मिलेनिन ज्यादा होगा वो सन से प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन नेचुरली टैन क्यों हो जाती है? ड्यू टू सन मिलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। सो टैन होना, दैट इज गुड फॉर, इट इज फॉर अवर प्रोटेक्शन। जो नहीं होते हैं उनमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। फिर यस, ओल्डर देन 60 years, जेनेटिक आउटडोर प्रीडिस्पोजिशन। ऑक्यूपेशन वाले को हो सकता है। हाँ यस, जो बाहर बाहर रहते हैं उनको। फिर टैनिंग, यस, टैनिंग, आर्टिफिशियल टैनिंग यूज कर रहे हैं, टैनिंग बेड ज्यादा यूज कर रहे हैं। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो रेडिएशन जो लगते हैं एक्सरे और उसमें, उससे भी हो सकता है। फिर कुछ केमिकल्स है, हार्श केमिकल्स है। फिर रिपीटेडली एक ही जगह पर स्किन इंजर हो ही रही है, बार बार हो रही है, सो अभी वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर वहीं से भी होगा। उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बायोप्सी लेकर ही हम कर सकते हैं। कैंसर का डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बायोप्सी से ही किया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर आर देयर? विच आर दे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, online students, how many types of skin cancer are there? 3. Which are there? कौन से हैं? This is not good. You guys are not reading at home. बेसल सेल, मेलिनोमा, स्क्वामस सेल। Yes, basal cell carcinoma, वो कहाँ पर होता है? बेसल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। हाँ। बेसल सेल्स मतलब जो सबसे पहले सेल होते हैं, वहां से फिर वो ग्रो होके ऊपर जाते हैं। सो नीचे की लाइन जो एपिडर्मिस का बेसल लेयर है, वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे मेटास्टेसिस हो सकता है। मेटास्टेसिस बहुत रेयर है, इतना जल्दी मेटास्टेसाइज नहीं होगा। हाँ, बट उसके नीचे के टिश्यूज तक चलो वो अफेक्ट हो सकता है, नीचे जा जाके। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो कहाँ पर लाइक होता है? जो एपिडर्मल के किरेटिनोसाइट्स है। एपिडर्मिस का लेयर है जो स्क्वेमस शेप के होते हैं, ऐसे ट्राइंगुलर शेप के, जो देखा है ऐसा शेप होता है। स्क्वेमस सेल्स, उसके सेल से ही पता चलता है कि ऐसे होंगे, ऐसे सेल्स होंगे। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ऐसे सेल्स का लेयर होता है। सो दिस इज स्क्वेमस सेल्स, किरेटिनोसाइट्स ऐसे। सो ये सेल्स अफेक्ट हो जाएंगे और इसमें मेटास्टेसिस हो सकता है। यस। यस, इसमें जो रीजनल लिम्फ नोड्स है, जहां पर स्किन कैंसर हुआ है, उसके आसपास के लिम्फ नोड्स पहले अफेक्ट हो सकते हैं। इसमें मेटास्टेसिस हो सकता है कंपेयर टू बेसल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज मिलेनोमा। मिलेनोमा
कहाँ का कैंसर है? स्किन का है, बट स्पेशली हाँ, बर्थ मार्क्स एंड मोल्स। मोल्स, यस। सो जिसको भी बर्थ मार्क है, देर आर पॉसिबिलिटीज कि वो बर्थ मार्क मैलिग्नेंट हो सकता है। सो बर्थ मार्क है, न्यू मोल्स है जो लाइक चेंज हो रहे हैं शेप, कलर, साइज में, इरेग्युलर बॉर्डर्स कैसे हो रहे हैं, सो उसमें चांसेस है उनको स्किन कैंसर होने के। एंड melanoma is malignant or not? It is highly malignant. वो highly Highly मेटास्टेटाइज हो malignant. सकता है। यस, बहुत ज्यादा लाइक चांसेस है कि वो स्प्रेड हो जाएगा। मेटास्टेटाइज होके ब्रेन, लंग्स, बोन, लीवर को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड इसमें पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को मिलेनोमा है, सो जितना जल्दी आप डायग्नोस कर लोगे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, उतना सर्वाइवल अच्छा होगा। जितना आप डायग्नोस करने में देर करोगे, उतना सर्वाइवल कम है, बचने के चांसेस कम है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट है। असेसमेंट फाइंडिंग देखा कि स्किन पर कैंसर होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कलर चेंज होता रहेगा, साइज चेंज होगी, वो बढ़ता रहेगा, उसका शेप भी चेंज होता रहेगा, प्रूरिटस होगा वहां पर, एंड लोकल सोरनेस, मतलब उस जगह पर पेन जैसा होगा। हमने स्पेस बेजल सेल, स्क्वेमस सेल एंड मिलेनोमा का भी देखा। बेजल सेल कैसा होता है? एक वैक्सी जैसे, लाइक ऑयली नोड्यूल जैसा होता है, आसपास उसके पर्ली लाइक डॉट्स जैसा हो जाएगा, बीच में एक रेड कलर की पैप्यूल होती है, एंड ये मेटास्टेटाइज इजीली नहीं हो सकता। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एक ट्यूमर जैसा होता है, उसके ऊपर क्रस्ट जैसा लगती है तो कैसा ब्राउन हो जाता है, वैसा क्रस्टिंग होगा, वहां पर से ऊजिंग, ब्लीडिंग कुछ भी हो सकता है, और ये मेटास्टेटाइज इजीली हो सकता है। जितनी ट्यूमर लार्ज, उतना मेटास्टेसिस ज्यादा। ओके, देन मिलेनोमा एकदम इरेग्युलर सर्कुलर बॉर्डर लीजन, कुछ भी हो सकता है, इरेग्युलर सर्कुलर कुछ भी लीजन हो सकते हैं, उसके कलर्स होते हैं, वो टैन कलर का होगा, या ब्लैक कलर का, या ब्लू कलर का, ऐसा कलर्स होते हैं, और ये हाईली मेटास्टेटिक है। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? पेशेंट को आप क्या सिखाओगे? मंथली स्किन सेल्फ असेसमेंट का. यस, कौन से पेशेंट को इन्फॉर्म करना है? जिसको लाइक जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं, जो बहुत ओवर एक्सपोजर कर रहे हैं सन से, उनको रिस्क ज्यादा है। और हमने देखा था, नॉट ओनली दिस पर्सन, हमने मेन कॉज सन देखा था, बट दूसरे भी कॉजेस थे। सो आपको लगता है कि ये पर्सन ये कॉज के अंदर फॉल करता है, तो ऐसे सारे पेशेंट को आप सिखाओगे, एंड यू हैव टू टीच द पेशेंट। उनको इम्पोर्टेंट समझाना है कि हर मंथ सेल्फ स्किन असेसमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये आप उनको सिखाओगे। इंटरवेंशन, कैंसर है तो उसकी इंटरवेंशन हमें पता ही है, मेडिसिन, कीमोथेरेपी, और वो ही होता है, बट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को। रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे आप कॉलेज में थे तब हम हेल्थ एजुकेशन देते थे, तो प्रिवेंटिव मेजर्स सिखाते ना, इसकी वजह से होता है, सो ये चीजें प्रिवेंट करो तो आपको होगा ही नहीं। कैसे सेल्फ स्किन असेसमेंट करना है, कुछ भी लीजन चेंज हो रहे हैं, वो आपको रिपोर्ट करने हैं। स्पेशली जब नए नए मोल्स और लीजन्स जो चेंज हो रहे हैं, वो खास ध्यान रखना है। फिर पेशेंट को अवॉइड द कांटेक्ट विथ ओके केमिकल इरिटेंट्स, जो पॉजिटिव एजेंट्स है उससे दूर रहना है। अगर धूप में, फर्स्ट ऑफ ऑल धूप में कब, कौन सा टाइम बेस्ट है, कब जाना चाहिए धूप में अगर जा रहे हो तो? 10 to 4 में नहीं जाना चाहिए. हाँ, सो बिफोर 10, आफ्टर 4 जा सकता है पेशेंट। 10 to 4 में बहुत हार्श होता है यूवी रेडिएशन, सो नहीं जा सकता है। बट अगर उसको जाना पड़ रहा है ड्यू टू एनी वर्क और समथिंग, सो पेशेंट को क्या करना होगा? सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करवाना। ये सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना होता है। लेयर्ड क्लोथिंग, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बट उसमें भी मेक श्योर करें कि लाइट कलर हो। ब्लैक कलर ज्यादा रेज ऑब्जॉर्व करता है, व्हाइट रिफ्लेक्ट करेगा, सो लाइट कलर क्लोथिंग, ब्लैक, डार्क ब्लू, ब्राउन, ये डार्क कलर्स होंगे, उतना एब्जॉर्प्शन यूवी रेडिएशन का ज्यादा होता है। सो लाइट कलर क्लोथिंग एंड सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद उसको बार बार री अप्लाई करना पड़ता है, आई गेस 2 घंटे में फिर से अप्लाई करना होता है, ऐसा कुछ होता है। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी में हम उसको वो क्रायो सर्जरी, क्यूरेटेज और एक्सीजन, इलेक्ट्रोडेसिकेशन, उससे हम रिमूव कर सकते हैं उतना पोर्शन, या मेडिसिन से कीमोथेरेपी दे सकते हैं।
फिर हमने देखा सोरियासिस. व्हाट इज सोरियासिस? ओके, પછી શું થશે એમાં? Why it is different from others? ઇન્ફ્લામેશન તો બધા બહુમાં થાય છે, બાઇટ્સમાં પણ થાય, બધામાં ઇન્ફ્લામેશન તો થાય જ. તો શું થાય? ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, tell me about psoriasis. सोरियासिस एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, बट इन्फ्लामेशन के साथ साथ वाइट पैचेस हो जाते हैं, लाइक एकदम सिल्वरी वाइट पैचेस हो जाते हैं. दैट इज द डिफरेंस. ये इन्फेक्शियस होते हैं, एक को होगा तो दूसरे को होगा. सोरियासिस इज इन्फेक्शियस, कंटेजियस? No, no, No. नो, कंटेजियस, इट्स नॉट इन्फेक्शियस. उसको है तो उसको ही रहेगा. हाँ, ये क्रोनिक कंडीशन है, इसमें रेमिशन है. जो भी क्रोनिक कंडीशंस होती है, सारी क्रोनिक कंडीशंस में रेमिशन एंड एक्सर्सर्बेशन पीरियड आता है. न्यू स्टूडेंट्स विल टेल मी व्हाट इज रेमिशन पीरियड एंड व्हाट इज एक्सर्सर्बेशन पीरियड. रेमिशन पीरियड मतलब स्टेबल कंडीशन मतलब एंड उसको ठीक हो गया है, उसको वो कंडीशन क्योर हो गई है, जो भी क्रोनिक कंडीशन है वो. मिस रेशमा, यस मैम, उसको क्योर हो गई है वो कंडीशन. रेमिशन पीरियड मतलब वो सेम स्टेबल कंडीशन में रहेगा ना मैम? हाँ, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, मतलब वो क्योर हो गया है. सोरियासिस क्योर हो गया है? चलो, नहीं. नहीं नो, मैम. क्योर नहीं होता है. यस, सिर्फ स्टेबल है. सोरियासिस है बट जो सिम्टम्स है वो भी कंट्रोल में है, पेशेंट स्टेबल में है. एक्सर्सर्बेशन मींस वर्स पीरियड. वर्स पीरियड, बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या अगर स्किन की बात हो रही है तो बहुत ज्यादा लीजन्स हो जाएंगे. सो रेमिशन पीरियड मतलब स्टेबल पीरियड विदाउट क्योर. क्योर नहीं हुआ है बट पेशेंट को सिम्टम्स कंट्रोल में है, विद द यूज ऑफ मेडिकेशंस एंड डाइट एंड सो सब कुछ ध्यान में रख के सब कुछ कंट्रोल में रखा है. एक्सर्सर्बेशन वर्स पीरियड. ओके, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोरियासिस, बट सोरियासिस वल्गारिस है, वो बहुत कॉमन है. क्यों होता है सोरियासिस? रीजंस क्या हो सकता है सोरियासिस होने के? स्ट्रेस, ट्रॉमा, ट्रोमा, infection. इन्फेक्शन, hormonal changes, obesity, autoimmune reaction, यस. climate ओबेसिटी, changes. ओबेसिटी की वजह से होता है. ओबेसिटी की वजह से ये होता है. इट इज रिटन देयर, होता है. और Yes. हमने आगे भी देखा था, ओबेसिटी की वजह से एक कंडीशन होती है जो फोल्ड्स होता है. कौन सी कंडीशन थी वो? पोर्स में गीला ज्यादा रहेगा. Candida albicans. कैंडिडा अल्बिकन्स, यस. सो ये सारे रीजंस है. क्लाइमेट चेंजेस एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है. समटाइम्स ये एक्सर्सर्बेट होगा, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन पर्सन यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से सिम्टम्स और वर्स हो सकते हैं. सो यस, कभी लाइक जो भी सोरियाटिक लीजन्स है उससे पहले क्या एक्सपीरियंस करता है पर्सन? What does the patient experience before appearance of psoriatic lesions? Like जो स्केली वाइट पैचेस है वो होने से पहले क्या एक्सपीरियंस करेगा? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है सोरियाटिक लीजन बनना, अभी वाइट नहीं हो गया है. सो अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज कॉबनर्स फेनोमेनन. अभी बनना स्टार्ट हुआ है लीजन्स, वहां पर एकदम कैसा लगेगा जैसे स्क्रैच कर लिया है पेशेंट ने, सन बर्न हुआ है, ऐसा दिखता है इनिशियली. दैट इज कॉल्ड एज कॉबनर फेनोमेनन. अगर उसको लाइक प्रॉपर क्लीनिंग और वो सब ध्यान रखेगा पेशेंट, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सोरियाटिक लीजन प्रॉपरली फुल्ली डेवलप नहीं होंगे, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. सो ये चीज ध्यान रखनी है. ओके, सोरियाटिक लीजन की वजह से समटाइम्स आर्थराइटिस भी हो सकता है. एंड मेन गोल क्या है? वी डोंट वांट कि ये ज्यादा प्रोलिफरेट हो एंड ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो, वो हमें रिड्यूस करना है.
ओके, देन हमने उसका असेसमेंट देखा था। सोरियाटिक लीजन्स दिखते कैसे हैं? एकदम सिल्वरी वाइट दिखेंगे, थोड़े रेज होंगे, और उसके आसपास क्या होगा, वो जो व्हाइट कलर का है उसके आजू बाजू क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा। यस, कहाँ कहाँ पर होता है कॉमन साइट्स? ओके, Like knee, knees, elbow. elbow, हाँ, जो स्काल्प है, फिर यहाँ पर एल्बो में भी यहाँ पर ज्यादा होता है, फिर नीज में भी ऐसे ऊपर ही ज्यादा होगा, लेग्स में हो सकता है, आर्म्स में हो सकता है, सैक्रल रीजन्स में हो सकता है। जहां पर भी वो लीजन्स होंगे पेशेंट को बहुत खुजली आएगी, देयर विल बी प्रूरिटस। नेल्स में कैसा होगा अगर नेल्स अफेक्ट हो जाएंगे तो? सोरियासिस वाले नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? Yellow ठीक होता yellow, ठीक और येलो डिस्कलरेशन हो जाएंगे। येलो कलर के हो जाएंगे, देयर विल बी पीटिंग, खड्डे जैसा हो पीटिंग। जाएगा, एंड थिक नेल्स हो हाँ जाएंगे। जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है सोरियासिस की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन को सोरियाटिक आर्थराइटिस आर्थराइटिस। बोलेंगे, ड्यू arthritis. टू सोरियासिस इट इज हैपनिंग, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस होगा। इंटरवेंशंस क्या करेंगे? मेन इंटरवेंशन क्या है कि उसकी जो भी सोरियाटिक जो मेडिसिन होती है, ऑइंटमेंट होती है, वो अप्लाई करेगा पेशेंट। पेशेंट को और चीजें आपको करवानी होगी, लाइक उसकी बॉडी में चेंजेस, ऐसे पैचेस लेके जो भी पेशेंट घूमता है उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको सपोर्ट देना होगा, इमोशनल सपोर्ट देना होगा। पेशेंट को बोलना है कि ओटीसी मेडिसिन ना ले, बिकॉज मेडिसिन की वजह से ये एक्सर्सरबेट हो सकता है। सो पेशेंट को बोलना है कोई भी मेडिसिन पूछे बिना ना ले, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना ले, ओवर द काउंटर ड्रग्स। जो भी पैचेस है उसको स्क्रैच ना करे, उसको प्रॉपरली लुब्रिकेटेड रखे, सो ईचिंग कम होगा लुब्रिकेशन से। पेशेंट को मॉनिटर करना है, जिसको सोरियासिस है उसको बहुत केयरफुल रहना है कि सोरियासिस में इन्फेक्शन ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन। सोरियासिस तो है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, बट वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। पेशेंट को बोल रहे हैं लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहने, एंड पेशेंट को, हाँ, अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो पेशेंट को आपको हेल्प करनी है कि स्ट्रेस कैसे रिड्यूस किया जाए। फिर हमने देखा एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस मींस chronic skin disorder, हाँ, जो चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। puberty, हाँ, सो उसमें लीजन्स हो जाते हैं। लीजन्स फेस पर सबसे ज्यादा होते हैं, बट अदर देन फेस, नेक पर हो सकते हैं, शोल्डर पर, बैक पर, चेस्ट पर, ये सारी जगह पर लीजन्स होंगे। ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। दिस इज अ क्रोनिक कंडीशन। ऐसा नहीं कि 1 महीना हुआ फिर बंद हो गए, नो, इट स्टेज फॉर मेनी इयर्स। सो ये एक क्रोनिक कंडीशन है। एक्ने की ट्रीटमेंट जब तक वो रिजॉल्व, एक बार ली फिर बंद कर दिया ऐसा नहीं, जब तक कि कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक लेनी पड़ती है। उसमें मेनली 2 टाइप के लीजन्स होते हैं, विच आर दे? मेनली एक 2 है, फिर दूसरे लीजन्स भी होते हैं, उसके प्रोग्रेशन होता है। पहले ये 2 टाइप के लीजन्स होंगे, फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होंगे। विच 2? फर्स्ट कोमेडोन्स, उसमें ओपन, and close. हाँ, सो ये Closed. फर्स्ट ऑफ ऑल बम्प जैसा होता है। कोमेडोन्स मींस बम्प होता है, अंदर एक हॉर्नी सेल हो जाता है, ऊपर एक, आपको मॉस्किटो बाइट करता है तो कैसा बम्प हो जाता है, वैसा बम्प होगा, दैट इज कॉल्ड एज कोमेडोन्स। इधर या तो वो ओपन होंगे या तो क्लोज होंगे। ओपन को हम क्या बोलते हैं? ओपन कोमेडोन्स को क्या बोलते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Blackheads. ब्लैक हेड्स। एंड क्लोज कोमेडोन्स को Whiteheads. व्हाइट हेड्स। फिर कोमेडोन्स धीरे धीरे मतलब ग्रो होता है, चलो, एक्ने। सो वो कोमेडोन्स में से प्यूस्ट्यूल्स बन जाएगा, प्यूस्ट्यूल्स में से पेप्यूल्स, एंड पेप्यूल्स के बाद नोड्यूल बन जाएगा, नोड्यूल के बाद वहां पर स्कारिंग हो जाएगा। सो दिस इज द लाइक सीक्वेंस, ऐसा होता है। एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है क्यों होता है, बट उसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बट इट मे इंक्लूड, जब भी प्यूबर्टी हिट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है पर्सन का, यस और नो? प्यूबर्टी में पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फीमेल है या मेल है, उसका ग्रोथ लाइक सर्ज होगा कि डिक्रीज होगा?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग समथिंग। जब भी कोई पर्सन प्यूबर्टी हीट करता है, सो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता है कि कम होता है? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा प्यूबर्टी बढ़ता में। है ना, हाँ। हाँ, सो इंक्रीज ऐसे तो नहीं होगा। एक्सेसिव ग्रोथ, हॉर्मोन्स एंड बहुत सारे हॉर्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। एंड्रोजेनिक इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो सीबेशियस ग्लैंड होता है वो भी ओवर एक्टिव हो जाते हैं। सो सीबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो क्या सिक्रीट करेंगे? सीबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? सीबम। सीबम सिक्रीट करते हैं, विच इज ऑयली। सीबम सिक्रेशन होगा सारे फेस पर और सब जगह पर, सारी बॉडी पर जो भी सेबेशियस ग्लैंड है वो एक्सेस ऑयल सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी वो सीबम के ऊपर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम आपको याद नहीं रहता है तो इट इज नॉट ऑफ अवर यूज। हमें एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया होता है। सो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वहां पर ही रहता है एंड वो सीबम को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। अभी जो एसिड्स है वो बहुत इरिटेट करेंगे स्किन को, और उसकी वजह से ये सब स्टार्ट होगा, कोमेडोन्स, प्यूस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। जब फीमेल्स होगी, सो जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वहां पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्सर्सरबेट होता है। आइडियली मेंसेस स्टार्ट होने से 7 दिन पहले बहुत पिक पर होगा एक्ने प्रोडक्शन, बिकॉज हॉर्मोन्स बहुत एक्सेस होते हैं। सो हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से वो एक्सर्सरबेशन हो सकता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी लाइक वर्क रोल प्ले करता है कि अगर मदर या फादर को एक्ने ज्यादा है तो उनके चाइल्ड को भी ऐसा सेम होगा। सो दिस इज अ फैक्टर। असेसमेंट में हमने देखा कि क्लोज कोमेडोन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स क्या है? एक सिर्फ नॉन इन्फ्लम रीजन है, फॉलिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं, बीच में हॉर्नी सेल्स होंगे, सो हार्ड बम्प जैसा होगा। क्लोज कॉमेड ओपन कॉमेडोन्स ओपन हो जाते हैं, ऐसे बम्प बन जाता है बट वो ओपन हो जाता है। एंड वहां पर अगर डर्ट अक्यूमुलेट होगा तो ब्लैक कलर का दिखता है वो। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन कोमेडोन्स। उसके अंदर डर्ट, उसके साथ साथ लाइक सीबम एंड हॉर्नी सेल्स, वो सब कुछ होता है। फिर धीरे धीरे प्यूस्ट्यूल्स एंड पैप्यूल्स बनेंगे, जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ता जाएगा, बीच में पस फॉर्मेशन ऐसा होगा। देन जैसे ही वो कोमेडोन डी जनरेट हो जाएगा, नाउ इट विल कॉल्ड एज अ नोड्यूल्स। अभी नोड्यूल्स की वजह से डीप स्कारिंग भी हो सकता है। इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम, पेशेंट को क्या समझाएंगे? स्किन को स्किन कैसे क्लीन क्लेंजिंग। करना है, स्क्रब करना है, स्क्रब नहीं करवाना। स्क्रब नहीं नहीं करवाना। करना है, यस जेंटल क्लेंजिंग करना है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड एजेंट्स बोले हैं कि ये चीजें यूज करनी है वो ही यूज करना है, कोई भी केमिकल कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। पेशेंट की मेडिकेशंस भी होंगी ओरल या टॉपिकल अप्लाई करने के लिए एक्नेस पर, वो पेशेंट को कैसे यूज करनी है वो समझाएंगे। पेशेंट को बोलना है कभी भी स्क्वीज ना करे, प्रिक ना करे या पिकिंग ना करे, उसको खुतरे नहीं, ऐसा कुछ ना करे। देन यस, जब भी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या कोई भी लाइक बॉडी के लिए, कोई फेस के लिए कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? टरी वाटर बेस्ड। वाटर वाटर। बेस्ड, ऑयल बेस्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ, सो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो मेकअप आता है वो वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड आता है, सो ऑलवेज ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो वाटर बेस्ड ही होना चाहिए। एंड वॉश, फेस वॉश है लाइक ऐसी कुछ भी चीज फेस पर अप्लाई करने के लिए है तो वो नॉन कोमेडोजेनिक होनी चाहिए, कोमेडोजेनिक नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को बोलना है कि फॉलो अप ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलरली लेते रहना है। फिर हमने देखा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, व्हाट इज दैट? ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने की वजह से। सबको होता है? यू आर रॉन्ग। एंटीबायोटिक है वर्ड बट समथिंग इज डिफरेंट। सल्फोनामाइड उसने एंटी सीजर बताया है। ओके, सो इसकी वजह से इतना याद रखना है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक मेडिकेशन इंड्यूस स्किन रिएक्शन है। दवाई की वजह से स्किन रिएक्शन होता है, सब पेशेंट में नहीं होता है।
ऐसे पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी इम्पेयर्ड है, ओवर एक्टिव हो गई है, ऐसे पर्सन को ही होता है। और उसमें भी कुछ कुछ मेडिसिन है, सारी मेडिसिन की वजह से नहीं होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यूज किया, एक दो बार ही लिया, फिर भी रिएक्शन हो सकता है। सिर्फ एक्सेसिव यूज करेगा तभी रिएक्शन होगा ऐसा नहीं है। पेशेंट की बॉडी ही हाइपर एक्टिव है, उसकी इम्यूनिटी ही हाइपर एक्टिव हो गई है, इम्पेयर्ड हो गई है। सो एक दो बार भी लेगा तब भी रिएक्शन तो होगा ही, नॉट विद द एक्सेस यूज। सो स्पेसिफिकली सल्फोनामाइड्स वाले एंटीबायोटिक्स, एंटी सीजर मेडिकेशन है, एनसेड्स है। जैसे ही ये पर्सन ये मेडिसिन लेगा, उसकी बॉडी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ओवर एक्टिव हो जाएगा एंड देयर विल बी अ स्किन रिएक्शन। गॉट इट? यस यस मैम। हाँ। फिर ऐसा एक दूसरा सिंड्रोम भी है, क्या है वो नाम उसका, फुल नेम? टॉक्सिस टॉक्सिक Another एपिडर्मल condition नेक। which is also medication induced condition, नेक्रोलाइसिस। यस। सो ये भी एक कंडीशन है, इसमें भी सेम मेडिसिन की वजह से ही होता है। मेडिसिन की वजह से रिएक्शन देखने को मिलेंगे। कैसे रिएक्शन? देयर विल बी एडिमा, एरिथमा एंड लार्ज ब्लिस्टर फॉर्मेशन। सो ये चीजें देखने को मिलती है इन 10। अभी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी? माइल्ड होगा तो देयर विल बी कौन से लीजन्स होते हैं, क्या होता है? देयर विल बी वेसिकल्स, फिर इरोजन होगा, क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये माइल्ड है। अगर सीवियर हो गया तो सिस्टमिक रिएक्शन होगा, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी। और उसमें कौन सी चीजें इफेक्ट हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, आईज, यस। और ये समटाइम्स फैटल, हाँ, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस हो जाएगा, आईज अफेक्ट हो जाएगी तो। और ये फैटल है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। ओके। तो ये चीजें होता है। किस लोगों में होता है? हमने देखा कि जिसकी इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होती है उसमें होता है। एंड उसको ट्रीट करने के लिए क्या करोगे? जो भी मेडिसिन की वजह से होता है, हमें पता है कि ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है, सो इमीडिएटली वो मेडिसिन स्टॉप कर देंगे। फिर उसको ठीक करने के लिए भी तो मेडिसिन देनी होगी, सो एंटीबायोटिक देंगे। सल्फोनामाइड्स की वजह से होता है तो हम एंटीबायोटिक दूसरी देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे एंड सपोर्टिव थेरेपी देंगे। गॉट इट? यस मैम। ओके। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस यस मैम। यस मैम। ओके। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। फार्माकोलॉजी हम लास्ट में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 45, ऑन्कोलॉजिकल्स एंड हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब कैंसर रिलेटेड एंड ब्लड रिलेटेड हम प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर में प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सेलुलर रेगुलेशन अच्छे से होना चाहिए पेशेंट का, एंड सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज अवर प्रायोरिटी। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज कैंसर। कैंसर क्या है वो स्टडी करते हैं। कैंसर इज अ मैलिग्नेंट neoplastic disorder that can involve all body organs with manifestations that vary according to body system affected and the type of tumor cell. कैंसर एक malignant neoplastic disorder है। neoplastic मतलब नियो वर्ड क्यों यूज होता है हमारे बायोलॉजी में? नियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? समथिंग न्यू, न्यू को हम नियो बोलते हैं, नियोप्लास्टिक। सो न्यू सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। सो न्यू सेल फॉर्मेशन का एक डिसऑर्डर है, एक नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है जो मैलिग्नेंट है, मतलब स्प्रेड हो सकता है। अभी उसकी साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग है, जो भी बॉडी सिस्टम, जो भी ऑर्गन अफेक्ट हुआ है उसके ऊपर साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होंगे। एंड वो भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का कैंसर है, उसके ऊपर साइन एंड सिम्टम्स सबके अलग अलग होंगे। Cell lose their normal growth controlling mechanism and the growth of cell is uncontrolled. Yes.
हमारी बॉडी में सब जगह पर सेल का ग्रोथ कैसे होता है, नए सेल्स, चलो 4 सेल्स बन रहे हैं, सो साथ में 4 सेल्स डिस्ट्रॉय भी होंगे। सो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म, बनना डिस्ट्रॉय होना ये नॉर्मल है। बट वो अगर एब नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ बंद कर रहे हैं अनकंट्रोलेबली, वो सिर्फ ग्रो हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, सो वो एक्सेस ग्रो होकर एक ट्यूमर बन जाएगा। एंड वो ट्यूमर अभी वो मैलिग्नेंट, पहले बिनाइन होता है देन वो मैलिग्नेंट हो सकता है। कैंसर प्रोड्यूसेस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज इम्पेयर्ड इम्यून, हिमेटोपोएटिक फंक्शन। यस, कैंसर की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक इम्पेयर्ड इम्यून प्रॉब्लम्स, इम्पेयर्ड हिमेटोपोएटिक फंक्शन। हिमेटोपोएटिक मतलब ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब कुछ आ गया। सो हिमेटोपोएटिक, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन होना, सो ब्लड सेल्स फंक्शन जो है, फॉर्म करने का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा। अल्टर्ड जीआई ट्रैक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर जीआई ट्रैक्ट का कैंसर हुआ तो जीआई ट्रैक्ट और फंक्शन भी ऑल्टर हो जाएगा। मोटर एंड सेंसरी डेफिसिट्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ये सब कुछ हो सकता है कैंसर की वजह से। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब एक जगह पर जहां पर कैंसर हुआ था उसकी वजह, वहां से वो ट्रैवल होके दूसरी जगह पर जा रहा है, सो जो मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स 45.1। सो मेटास्टेसिस है कौन सा कैंसर कहां पर मेटास्टेटाइज हो सकता है उसकी बात हो रही है। अगर पेशेंट को ब्लैडर कैंसर हुआ है, ब्लैडर में हुआ है कैंसर, सो वो मेटास्टेटाइज होके लंग्स में जा सकता है, बोन में, लीवर में, पेल्विक एरिया में जा सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, पेरिटोनियल कैविटी है जो पूरी, उसके पीछे के जो भी स्ट्रक्चर्स है, मतलब पूरे एब्डोमेन के सारे स्ट्रक्चर्स में वो जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरी सिस्टम, ब्रेन में हुआ है तो स्पाइनल कॉर्ड, सारा जो नर्व्स है वो अफेक्ट हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो ट्यूमर बोन में इन्वेड हो सकती है, लंग में, ब्रेन में, लीवर में ट्रैवल हो सकती है। कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, कोलोन और रेक्टम का, तो वो लीवर में मेटास्टेटाइज हो सकता है। नेक्स्ट इज लंग कैंसर। लंग कैंसर हुआ है अगर तो वो ब्रेन, लीवर एंड बोन में मेटास्टेटाइज हो सकता है। प्रोस्टेट का कैंसर है तो वो बोन, स्पाइन, लंग, लीवर एंड किडनीज में मेटास्टेटाइज हो सकता है। टेस्टिक्युलर कैंसर है तो वो लंग, बोन, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेटाइज हो सकता है। यू विल बी नॉट आस्क कि ये पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है तो अब कहां पर स्प्रेड होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज नॉट ऑफ अवर ड्यूटी, हमारे लेना देना नहीं है, हमें तो पेशेंट को नर्सिंग ट्रीटमेंट देनी है। बट ये दिस इज फॉर योर नॉलेज कि ये कैंसर इतनी जगह पर स्प्रेड हो सकता है। ओके, सो कैंसर सेल मूव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन टू अदर साइट, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। रूट्स ऑफ मेटास्टेसिस, अगर कैंसर एक जगह पर हुआ था, जैसे पहले हम देखा कि ब्लैडर कैंसर हुआ था, सो ब्लैडर कैंसर ब्रेन तक गया कैसे, व्हाट इज द रूट, डायरेक्ट तो ब्लैडर और ब्रेन के बीच में कितनी रास्ता कितना बड़ा है, तो वो कैसे जाता है, रूट क्या है। 3 मेन रूट से कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है। एक तो लोकल शेडिंग है, दूसरा है ब्लड बॉर्न मतलब ब्लड स्ट्रीम, एंड तीसरा है लिम्फेटिक। ब्लड में मिक्स होके वो जो कैंसर सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स, वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। लिम्फ में मिक्स होके लिम्फ फ्लूइड के साथ वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। लोकल शेडिंग, लोकल शेडिंग मतलब एक जगह पर ट्यूमर हुई है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर, ये ब्लैडर है, ऐसा ब्लैडर है, यहाँ पर ट्यूमर हुई है तो उसके छोटे छोटे सेल्स आजू बाजू गिरेंगे तो उसके आसपास की सारी जगह है, लाइक फीमेल्स में देखे तो यूट्रस है, वजाइना है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, सो उतनी जगह पर स्प्रेड होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल शेडिंग। ऐसा सोच लो कि सीड है, एक प्लांट है, सीड है, उसके सीड्स बिखरेंगे तो वहां पर आसपास हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल शेडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड कैंसर सेल अकर्स इन लोकल एरिया ऑफ अ प्राइमरी ट्यूमर, ये मेटास्टेसिस का ऐसा रूट है कि उसके पास पास ब्लैडर के सेल्स शेड होके ब्रेन तक नहीं जा सकते, जो शेडिंग होगा वो लोकल एरिया में ही रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल शेडिंग। ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस में क्या होगा, ब्लड ट्यूमर एंटर्स द ब्लड, ट्यूमर सेल्स एंटर्स द ब्लड, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर स्प्रेड। सबसे ज्यादा कैंसर ब्लड की वजह से ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। अभी हमें पता है कि ब्लैडर है तो वहां पर ब्लड सप्लाई तो होगा ही, सो ये सेल्स क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स ब्लड के अंदर ही एंटर हो जाते हैं, ब्लड के साथ साथ पूरी जगह पर अभी स्प्रेड होंगे। लिम्फेटिक स्प्रेड में प्राइमरी साइट
rich in lymphatics are more susceptible to early metastatic spread. Yes, अगर lymph node इन्वेड हो गई, ये ट्यूमर सेल्स लिम्फ वेसल्स में चले गए, सो जहां पर लिम्फेटिक सिस्टम ज्यादा है, रिच इन द लिम्फ नोड्स, वहां पर ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा। सो लिम्फ से भी इन शॉर्ट स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज कैंसर क्लासिफिकेशन। अब तक पता चला व्हाट इज मेटास्टेसिस, व्हाट इज कैंसर एंड वो सब। अभी कैंसर का क्लासिफिकेशन है कि कैंसर किस कैसे कितने टाइप के होते हैं। सो मेनली कैंसर दो टाइप के होते हैं, इधर सॉलिड ट्यूमर्स और हिमेटोलॉजिकल कैंसर। सॉलिड ट्यूमर्स कहीं पे भी होता है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, फिर कोई भी बॉडी में कोई भी कैंसर होता है, वो सॉलिड ट्यूमर्स होता है बिकॉज उसमें ट्यूमर्स होती है। हिमेटोलॉजिकल कैंसर्स में ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, उसके अंदर लाइक ब्लड ही सेल्स ही एबनॉर्मल हो गए हैं बिकॉज जो बोन मैरो है वो अफेक्टेड हो गया। सो ये हीमेटोलॉजिकल कैंसर्स हुए। सो solid tumors associated with the organs from which they develop such as breast cancer, lung cancer, brain cancer, bone का कैंसर, उसमें ट्यूमर्स हो जाते हैं। सो जो ऑर्गन है वहां पर ट्यूमर हो जाएगी, उसको हम सॉलिड ट्यूमर बोलेंगे। हिमेटोलॉजिकल कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लड सेल फॉर्मिंग टिश्यूज, जो ब्लड सेल फॉर्मिंग टिश्यूज है वहां पर ओरिजिनेट होगा, सो उसको हिमेटोलॉजिकल बोलेंगे। लाइक ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, ये सारे हिमेटोलॉजिकल कैंसर्स हुए। नाउ कैंसर का ग्रेडिंग एंड स्टेज है। हम बोलते हैं कि कौन से स्टेज का कैंसर है, सो उसका ग्रेडिंग इज डिफरेंट एंड स्टेजिंग इज डिफरेंट। ग्रेड में कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसकी साइज पर डिपेंड करता है, एंड स्टेजिंग में कितना मेटास्टेटाइज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। सो दोनों अलग चीज है। ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग इज डिफरेंट थिंग। इट इज अ मेथड यूज टू डिस्क्राइब अ ट्यूमर। ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग एक मेथड है जिससे हम ट्यूमर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ट्यूमर की साइज कैसी है, कितना स्प्रेड हुआ है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। दिस मेथड्स डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर एंड द एक्सटेंट टू विच मैलिग्नेंसी हैज इंक्रीज्ड इन साइज, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल नोड्स एंड मेटास्टेटिक डेवलपमेंट। ये मेथड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ट्यूमर कितनी हद तक लाइक मैलिग्नेंट हो गई है, स्प्रेड हो सकती है, उसकी साइज क्या है, कितने दूर तक वो स्प्रेड हुआ है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स सी बॉक्स 45.2 ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग क्या है। सो ग्रेड्स टोटल 4 है एंड स्टेज टोटल 5 है। 0 से लेके 4 तक है, ग्रेडिंग 1 से लेके 4 तक है। सो ग्रेड 1 में सेल्स कैसे होंगे? सेल्स डिफर स्लाइटली फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स एंड आर वेल डिफरेंशिएटेड, दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड dysplasia. First of all, tell me what do you mean by dysplasia? डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होगा? abnormal cell. Abnormal growth of cell, that is called as dysplasia. हाइपरप्लेशिया ऐसा भी वर्ड है, बट उसमें लाइक ज्यादा हो जाता है, ये एबनॉर्मल की बात है। डिस्प्लेसिया मतलब एबनॉर्मल, डिस वर्ड। सो नॉर्मल सेल ग्रोथ ऐसा होता है, चलो ये सेल्स है ऐसे और फिर ऐसे ग्रो होंगे, सो दिस इज नॉर्मल ग्रोथ। बट जब एब नॉर्मल हो जाए, कहीं पर इतने ज्यादा सेल्स ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेल कहाँ पर है। अगर ट्यूमर, हम कोई बॉडी का टिश्यू ले और उसमें स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिक जो हिस्टोलॉजिकल स्टडी होती है, तो उसमें सेल्स प्रॉपरली दिखते हैं, उसका शेप प्रॉपर दिखता है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा सेल्स का, तो उसका शेप ही पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। बट ग्रेड 1 का कैसा है? थोड़ी डिफरेंट होंगे। नॉर्मल सेल्स ऐसे थे, चलो क्यूब शेप के थे, नॉर्मल सेल्स ऐसे थे। अभी डिस्प्लेसिया हुआ है, सो एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ अलग है। दिस आर नॉट स्क्वायर शेप, सो हम स्लाइटली दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल एंड वेल डिफरेंशिएटेड, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कुछ अलग है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। सो दैट इज ग्रेड 1। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा, हम फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसमें कौन से शेप का सेल है, वो पूरा एक क्लस्टर हो जाएगा। सो हम डिफरेंशिएट धीरे धीरे नहीं कर पाएंगे। सो ग्रेड 2 में क्या होगा?
Grade 2 cells are more abnormal and are moderately differentiated, that is moderate dysplasia. अब धीरे धीरे और एबनॉर्मल हो रहे थे. ग्रेड 1 में चलो नॉर्मल सेल ऐसा था, एबनॉर्मल सेल चलो ऐसा हो गया, सो स्लाइटली डिफरेंट था. ग्रेड 2 में नॉर्मल सेल ऐसा था, एबनॉर्मल पूरा लाइक बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है नॉर्मल के कंपैरिजन में, एंड मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड. पूरा क्लस्टर है जो ट्यूमर है. अगर हम ट्यूमर के सैंपल को स्टडी करेंगे तो हमें इजीली उतना, जैसे ग्रेड 1 जैसे इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये नॉर्मल सेल है, ये एबनॉर्मल सेल है, ग्रेड 2 में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होंगे, इजीली डिफरेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ग्रेड 3 में सेल्स आर वेरी एबनॉर्मल एंड आर पुअरली डिफरेंशिएटेड. अब और तकलीफ होगी हमें डिफरेंस करने में कि कौन से नॉर्मल है कौन से एबनॉर्मल है. पूरा क्लस्टर इतना लाइक हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम इजीली डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कौन से नॉर्मल सेल्स हैं कौन से एबनॉर्मल है. इतनी हद तक एबनॉर्मल हो जाते हैं सेल्स. ग्रेड 4 में cells are immature, that is anaplasia, and undifferentiated. Cell of origin is difficult to determine. अब जो सारे सेल्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, सो इतनी रेट से ग्रो हो रहे हैं कि मैच्योर भी नहीं हुए हैं. छोटे छोटे सेल्स इतने ज्यादा हो गए, पूरा क्लस्टर बन गया, ट्यूमर बन गए. सो इमेच्योर, सारे सेल्स इमेच्योर होंगे, सो उसको हम बोलते हैं एनाप्लेसिया. एंड अब तो आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिन क्या है. स्क्वेमस सेल एबनॉर्मल हुए थे कि क्यूबॉइडल सेल्स, कॉल्यूमनार सेल्स, जो सेल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं, तो कौन सा सेल एबनॉर्मल हुआ वो पता ही नहीं चलेगा. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द सेल कि कौन सा सेल एबनॉर्मल हुआ है. गॉट इट? व्हाट इज ग्रेडिंग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता चला ग्रेडिंग क्या है? Yes, इतना ma'am. याद रखना है कि स्टेज 1 होता है, ग्रेड 1 होता है, उसके सेल्स उतने ज्यादा एबनॉर्मल नहीं है. हम डिफरेंस देख सकते हैं जब डॉक्टर्स ट्यूमर के अंदर के सैंपल लेंगे बायोप्सी में और स्टडी करेंगे लैब में, जो फ्लेबोटोमिस्ट और वो सब स्टडी करते हैं, तो उनको पता चलेगा शेप अलग अलग होंगे, दिखने का कि हाँ ये क्यूबॉइडल या कॉलमनार शेप था और ये अलग शेप है. सो दैट इज ग्रेड 1. ग्रेड 2, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा सेल्स ज्यादा एबनॉर्मल हो गए और हमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता जाएगा. ग्रेड 4 में तो सारे सेल्स इमेच्योर हो गए और कोई डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाएगा कि उसमें नॉर्मल सेल एक भी नहीं दिखेगा. सो पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से सेल्स एबनॉर्मल हुए हैं, स्क्वेमस, कॉल्यूमनार, क्यूबॉइडल, कौन से सेल्स बिगड़ गए हैं पता ही नहीं चलेगा. दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग. स्टेजिंग में मेटास्टेसिस हम देखते हैं, सो दैट इज स्टेजेस. स्टेज 0 दैट इज कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब वहां पर ही है. एक एग्जांपल लेके चलो कि ब्रेस्ट कैंसर की अभी हम बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस देख रहे हैं. सो स्टेज 0 में अभी ट्यूमर ग्रो हो रही है, सो वहां पर ही होगी स्पेसिफिक, इट इज लोकलाइज्ड टू द ब्रेस्ट, बट वो अभी ग्रो हो रहा है. धीरे धीरे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होगा, ट्यूमर बढ़ेगी. सो देयर इज अ कार्सिनोमा इन सीटू, दैट इज स्टेज 0. स्टेज 1 में अभी ट्यूमर लिमिटेड टू द टिश्यू ऑफ ओरिजिन, ट्यूमर प्रॉपरली ग्रो हो गई है, अभी अच्छे से बड़ी सी हो गई है, बट इट इज लिमिटेड टू द टिश्यू ऑफ ओरिजिन, मतलब लोकलाइज ही है. ब्रेस्ट में ग्रो हो रही थी तो अभी भी ब्रेस्ट में ही होगी. 0 में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 साल पहले उन्होंने मैमोग्राफी करवाया था तब तो कुछ नहीं था, 1 साल बाद फिर से करवाया तब कैंसर निकला. सो तब के पीरियड में क्या था, ग्रो हो रहा था वो, दैट वाज स्टेज 0 कार्सिनोमा इन सिटू. स्टेज 1 में कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गई है, बट इट इज लिमिटेड टू द ब्रेस्ट ओनली. स्टेज 2 में लिमिटेड लोकल स्प्रेड, मतलब आजू बाजू में स्प्रेड होगा. फॉर एग्जांपल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है ब्रेस्ट के सराउंडिंग में, जो शेडिंग वाला होता है, सो उसकी आजू बाजू लोकल एरिया में लिमिटेड स्प्रेड होगा. स्टेज 3 में एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड. स्टेज 3 में अभी स्प्रेड बढ़ेगा, ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट के आसपास की लंग्स है, नेक है, चेस्ट है, उसके आसपास के थोड़े ज्यादा एरिया इन्वॉल्व होगा. एंड स्टेज 4 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाएगा, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है तो कैंसर ब्लैडर तक चला जाएगा. सो डिस्टेंस बहुत दूर तक स्प्रेड होगा. तो स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम स्टेज दे रहे हैं. गॉट इट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके. सो अंडरस्टैंड बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, ये दोनों अलग है. So grading a tumor classifies the cellular aspect of the cancer through microscopic evaluation of the level of the differentiation in the cells. Grading है, grading क्या बताता है हमें,
सेल्यूलर एस्पेक्ट देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा सेल्स कौन से शेप के है, क्या है, वो पता चलता है ग्रेडिंग से। ग्रेडिंग इज एन इंडिकेटर ऑफ अ ट्यूमर ग्रोथ एंड ट्यूमर ग्रोथ रेट एंड स्प्रेड। ग्रेडिंग से हमें पता चल जाएगा कि ट्यूमर कितनी जल्दी ग्रो हो रही है, ट्यूमर का ग्रोथ कैसे हो रहा है। जितना ग्रेड बढ़ रहा है उतना मतलब एक बार ग्रेड 4 में आ गई ट्यूमर, मतलब अब वो कभी भी लाइक अब प्रॉपर हो गए हैं। पहले ग्रेड होता है ग्रेड 0 1 2, ग्रेड 1 2 3 4, अब वो पूरी ट्यूमर बन गई है, अब वो कहीं भी जा सकती है नाउ, अब स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो ट्यूमर से हमें ग्रेडिंग से पता चलता है कि ट्यूमर कितनी जल्दी बढ़ रही है एंड वो अभी कितनी जल्दी से स्प्रेड होगी। Staging classifies the severity and clinical aspects of cancer and the degree of metastasis at the diagnosis. Yes. Staging से हमें क्या पता चलता है कि कैंसर की सीवियरिटी कितनी है, अभी तक वहां पर ही है कि बहुत जगह पर स्प्रेड हो गया है, मेटास्टेसिस कितना हुआ है वो हमें पता चलेगा स्टेजिंग से। So that is all about grading and staging. Now factors that influence the cancer development. कैंसर क्यों होता है? कैंसर सिंपली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल है। कभी भी कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर सेल्स अचानक से रैंडमली बहुत फटाफट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो कैंसर हो जाएगा, दैट इज सिंपल कैंसर। बट होता क्यों है, विच आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में भी बहुत सारे एनवायरमेंटल रीजंस है। फर्स्ट है केमिकल कार्सिनोजेंस। कुछ ऐसे केमिकल्स है जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा था सेल ग्रोथ का वो एबनॉर्मल कर देंगे एंड उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाएगा। सो केमिकल कार्सिनोजेंस लाइक फैक्टर्स इंक्लूड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, मेडिकेशंस, अल्कोहल एंड टबैको। इसके अंदर के कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल सेल डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है वो बिगाड़ देते हैं। Physical carcinogens. Factors include ionizing radiations like diagnostic and therapeutics, X-rays, X-ray वाली जो रेडिएशन होती है, ये सारी जो रेडिएशंस होते हैं उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी हो जाती है एंड सेल का जो नॉर्मल मैकेनिज्म था वो खराब हो जाएगा। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन लाइक सन, टैनिंग बेड्स, जर्मिसिडल लाइट्स, ये सारी जो लाइट्स है उसके अंदर यूवी रेडिएशन होता है, so उसकी वजह से भी हो सकता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। क्रोनिक इरिटेशन एंड द टिश्यू ट्रॉमा। यस, बहुत ज्यादा एक ही चीज पर इरिटेशन होता ही रहेगा, ट्रॉमा होता ही रहेगा, तो फिर उसका भी नॉर्मल ग्रोथ का मैकेनिज्म खराब हो सकता है सेल्स का। वायरल कार्सिनोजेंस। यस, कुछ वायरसेस ऐसे हैं कि जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स कर सकते हैं, वो हमारे ग्रोथ का जो नॉर्मल डेवलपमेंट ग्रोथ होता है सेल का वो खराब कर सकते हैं। सो वायरसेस आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर। दिस वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑन्कोवायरस, कि जो कैंसर कर सकते हैं। मेनली अभी तक तो 3 वायरस हमें पता है, एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से कौन सा इन्फेक्शन होता था? मोनोन्यूक्लियोसिस होता था। हेपेटाइटिस बी वायरस से क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस से क्या होगा? नेम में ही है। हेपेटाइटिस बी वायरस से कौन सा इन्फेक्शन होता है? उसका नाम ही है। हेपेटाइटिस बी ही होगा। यस, हेपेटाइटिस बी वायरस से हेपेटाइटिस बी होता है एंड दिस इज द किसका इन्फेक्शन हुआ? हेपेटाइटिस बी किसका है? लंग्स का, ब्लैडर का, किसका इन्फेक्शन है? लीवर। लीवर का इन्फेक्शन है। यस, सो ये हेपेटाइटिस बी जिसको होता है उसको लीवर डैमेज हो जाता है, सिरोस हो जाता है, फिर वो कैंसर हो जाता है, लीवर कैंसर हो सकता है हेपेटाइटिस बी से। एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सो उससे क्या होगा? उसके नाम में ही है। एचपीवी इन्फेक्शन कहाँ पर होता है? अभी सारी फीमेल्स को बोला है कि एचपीवी इम्यूनाइजेशन करें बिफोर दे टर्न 26 ईयर्स की हो जाए, उससे पहले एचपीवी की वैक्सीन आ गई है, सो ले सकते हैं टू प्रिवेंट दिस कैंसर। कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स?
सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर, सो एचपीवी, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स को इन्फेक्ट करता है और वहां पर कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। एंड टू प्रिवेंट दैट, अभी मार्केट में एचपीवी के अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो 26 ईयर्स से पहले फीमेल्स को लेनी चाहिए, जो लाइक चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में आ जाए तो फीमेल्स ये वैक्सीन ले सकती है टू प्रिवेंट दिस कैंसर। नेक्स्ट इज हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एच पायलोरी। एच पायलोरी कहाँ पर अफेक्ट करता है? एच पायलोरी कहाँ पर अफेक्ट करता है? आपने सुना होगा एच पायलोरी इन्फेक्शन। स्टमक को अफेक्ट करता है, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। सो ये एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी है, वो बैक्टीरिया की वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो एच पायलोरी बैक्टीरिया, एच हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। स्टमक का कैंसर हो सकता है हेलिकोबैक्टर की वजह से, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, एंड अगर वो अल्सर्स हील नहीं हुए तो स्टमक का कैंसर हो सकता है। सो ये भी रीजंस है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। That was all environmental factors. Next is lifestyle factors. Lifestyle की वजह से भी abnormal growth of cells हो सकता है, like obese है person, smoking कर रहा है, डाइट में excessive preservatives खा रहा है, contaminated food खा रहा है, additives, दूसरे जो एडिटिव्स होते हैं फूड पैकेज में, अल्कोहल ले रहा है, नाइट्रेट्स ले रहा है। जो अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आया था कुछ सालों पहले, वो नाइट्रोजन वाला आइसक्रीम और ऐसा कुछ खाते थे, तो उसके अंदर नाइट्रेट्स होता है, अगर वो इंजेस्ट कर लेगा पेशेंट तो उसको स्टमक का कैंसर हो सकता है। सो ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, समटाइम्स जीन्स भी लाइक रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को कैंसर होता है तो उनके चाइल्ड को भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज उनको हेरिडिटी, उनके जीन्स ही खराब है। जो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होना चाहिए वो जीन्स डिसाइड करते हैं, बट जीन्स ही खराब हो जाएंगे तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो फैक्टर्स इंक्लूड इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन टू स्पेसिफिक कैंसर। कुछ स्पेसिफिक कैंसर हेरिडिटी में ही मिले हैं। इनहेरिटेड कंडीशन एसोसिएटेड विद कैंसर्स, फेमिलियल क्लस्टरिंग एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस। कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लाइक चाइल्ड को हेपेटाइटिस बी हुआ है, इनहेरिटेड, लाइक कुछ भी रीजन की वजह से। बचपन से कुछ पेशेंट्स ऐसा होता है कि लीवर खराब होता है, सो इनहेरिटेड कुछ कंडीशन हुई है जिसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। फेमिलियल क्लस्टरिंग, उनके फैमिली में ये टाइप का कैंसर ज्यादा है, सो उसको भी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें मदर, उसकी एक डॉटर, मदर की सिस्टर, सबको ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो फैमिली की फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होगा, उनके क्रोमोसोमल ही एबनॉर्मल हो गए हैं। ट्यूमर सेल काइनेटिक्स, ट्यूमर के सेल्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे बनते हैं? हमारे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है, एक साइड ग्रोथ होता है, दूसरे साइड क्या होता है, वो सेल्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। सो एक मेंटेनेंस बना रहे, बैलेंस बना रहे ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन के बीच में। सो ये बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। बट जब ट्यूमर कब बनती है? व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन। एक जीन होता है जो कंट्रोल करता है ग्रोथ को, अगर अभी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा सेल्स की तो वो जीन है वो सप्रेस कर देगा, वी डोंट वांट न्यू सेल्स, अभी बंद कर दो, ऐसा सप्रेशन करता है। बट जब वो जीन ही चला जाएगा, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन, तो फिर वो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज प्रोटो ऑन्कोजेनेसिस। एक जीन ऐसा है कि जो एबनॉर्मली ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और बढ़ो और बढ़ो, लाइक वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, दैट इज प्रोक्टोऑन्कोजेनेसिस। एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ डैमेज टू डीएनए रिपेयर जीन्स, मतलब रिपेयर भी नहीं हो रहा है, जो जीन एबनॉर्मल हो गया है जिसकी वजह से ये सारा हुआ है, सो वो भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है, डैमेज भी रिपेयर नहीं। एक सिंपल एग्जांपल ले कि कोई पर्सन है जो कार चला रहा है, एक बाजू उसकी ब्रेक भी फेल हो गई, सो वो ब्रेक नहीं लगा पा रहा है, दैट इज लॉस ऑफ सप्रेशन जीन। दूसरी बाजू वो एक्सेलरेशन ज्यादा दे रहा है, सो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स भी बढ़ रहा है, एंड एक बाजू ब्रेक नहीं लग रही है, सो कार में ब्रेक नहीं लग रही है, पर्सन एक्सेलरेशन भी ज्यादा दे रहा है। एंड ये क्यों हुआ, ये सारा ब्रेक फेल का मैकेनिज्म और वो सब क्यों हुआ, वो मैकेनिज्म भी नहीं पता है। सो अभी वो कार एक्सीडेंट होगा ही। सो जस्ट लाइक दैट, बॉडी में जो सेल्स को सप्रेस होना चाहिए वो खराब हो गया है, एंड उसके ऑपोजिट में वो बढ़ भी रहे हैं, एंड ये सारा मैकेनिज्म जो डीएनए डैमेज हो गया था वो रिपेयर भी नहीं हो पा रहा है। अगर वो डीएनए भी, जीन भी रिपेयर हो जाए तो ये सब बंद हो जाए, बट वो ही रिपेयर नहीं हो पा रहा है, सो उसकी वजह से लाइक प्रॉब्लम होगा।
नेक्स्ट इज एज, एज की वजह से भी रिस्क बढ़ता है। एडवांसिंग एज इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है। इम्यून फंक्शन, समटाइम्स इम्यूनिटी की वजह से भी होता है। द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज हायर इन इम्यूनोसप्रेस क्लाइंट, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है उसको कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। सच एज दोज विद एक्वायर्ड एड्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हु आर टेकिंग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस। एड्स में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है तो हम जानबूझकर उसकी इम्यूनिटी डाउन करते हैं टू प्रिवेंट द रिजेक्शन। सो वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हुआ तो उसको भी कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। सो दिस आर द फैक्टर्स किसकी वजह से कैंसर हो सकता है, पता चला? गॉट इट? यस मैम। ओके, नाउ प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हमें ये सारे रीजंस पता चल गए, तो ये सारे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। केमिकल फैक्टर्स हम कार्सिनोजेंस अवॉइड करेंगे, फिजिकल कार्सिनोजेंस बने इतना अवॉइड करेंगे। जेनेटिक हम चेंज नहीं कर सकते, बट दूसरी सारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये सब चीजें यूज करके हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। सो अवॉइडेंस ऑफ नोन पोटेंशियल कार्सिनोजेंस एंड अवॉइडेंस और मॉडिफिकेशन ऑफ दोज फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल ऑफ कैंसर सेल्स, जो हमारे हाथ में है, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैंसर है तो डाइटिंग स्टार्ट करेंगे, गुड हेल्दी डाइट लेंगे, केमिकल्स कुछ अवॉइड करेंगे, फिजिकल इरिटेंट सब कुछ अवॉइड करने से हम वो चेंज कर सकते हैं। जो पोटेंशियल जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है वो अवॉइड करने से, मॉडिफाई करने से हम बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन। जितना कैंसर अर्ली डिटेक्ट होगा उतने सर्वाइबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। बट अर्ली डिटेक्शन करेंगे कैसे? सो देयर इज अ साइन, कॉशन साइन, जो हर लोगों को पता होनी चाहिए, हर पर्सन को पता होनी चाहिए ये कॉशन साइन, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। सो कॉशन क्या है, लेट्स स्टडी। वो वर्ड है, उसके मीनिंग्स है, जो पूरा वर्ड बना है कॉशंस, उसके ऊपर एक लाइक एक अल्फाबेट है, उसका एक पूरा सेंटेंस है। तो लेट्स स्टडी ईच एंड एवरी अल्फाबेट। सो सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट्स। रेगुलरली वो पेशेंट की ब्लैडर हैबिट्स क्या थी, रेगुलरली बॉवल हैबिट्स क्या थी, उसमें कुछ चेंज हुआ है। सो इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल जाना है, ये चेंज क्यों हुआ है वो डायग्नोस करने के लिए। एनी सोर दैट डज नॉट हील, कुछ सोर है, अल्सर जैसा कुछ सोर है माउथ में कहीं पे भी जो हील नहीं हो रहा है, सो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से भी अनयूजुअल जो नॉर्मल नहीं है, लाइक वजाइनल डिस्चार्जेस कैंसर के एबनॉर्मल होते हैं। सो अनयूजुअल एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं। थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर, ब्रेस्ट में कुछ लंप आपको फील हो रहा है, थिकनेस कुछ फील हो रहा है क्या, तो कहीं पे भी बॉडी में कुछ लंप जैसा आपको फील हो रहा है, सो दैट इंडिकेट्स कैंसर। इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो गए हैं, दैट इज इंडिकेशन। ऑब्वियस चेंज इन अ वॉट और मोल, बॉडी पर कहीं पर भी वॉट है, मोल है, वो चेंज हो रहे हैं, ऑब्वियस चेंज, यू कैन नोटिस द चेंज कि ये चेंज हो रहा है उसका शेप एंड साइज। नेगिंग कॉफ और हॉर्सनेस, एकदम नेगिंग, बहुत ज्यादा कॉफिंग कर रहा है, ये लंग कैंसर के बारे में। सो जब लंग कैंसर होता है तब पेशेंट एकदम अनयूजुअली कॉफ करता है, हॉर्सनेस होने लगती है। अनएक्सप्लेन अनीमिया, बहुत ज्यादा अनीमिक हो रहा है, ये ब्लड कैंसर इंडिकेट करता है। मतलब ये कॉशन साइन पूरे बॉडी के जितने भी कैंसर है उससे रिलेट कर सकता है। एंड सडन वेट लॉस, ये कॉशन साइन है जिसका मतलब ये होता है, जो इंडिकेट करता है वार्निंग साइंस है कैंसर के। अगर इसी में आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप स्टेज 1 से ही प्रिवेंट कर रहे हो। सो ये वार्निंग साइंस है। और ये डिटेक्शन कैसे किया जाता है? सो देर आर मेनी टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। फॉर एग्जाम्पल मेमोग्राफी टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर, पेपेनिक्यूलर टेस्ट, पेप टेस्ट, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम करते हैं। रेक्टल एग्जाम्स एंड स्टूल्स फॉर ऑकल्ट ब्लड, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हम करते हैं। Okay, new student, what is occult blood? Any idea? Occult blood क्या है? स्टूल के अंदर occult blood का टेस्ट किया जाता है। Okay, old students, tell me what is occult blood?
What is occult blood test in stool? ओल्ड स्टूडेंट जिसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई उनको पूछ रही हूँ मैं. No one knows. ओके, ऑकल ब्लड मतलब स्टूल के अंदर ब्लड है. सो अगर स्टूल के अंदर ब्लड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड इन द स्टूल. उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है? ब्लड इन वॉमिटस उसको क्या बोलते हैं? हिमेटेमेसिस बोलते हैं. ब्लड इन स्पूटम उसको हिमोप्टिसिस बोलते हैं. सो ब्लड इनसाइड द स्टूल उसको हम क्या बोलेंगे? एम से स्टार्ट होता है वो वर्ड. मालिना। मेलिना, यस. सो दिस इज ब्लड इन स्टूल जो हम इजीली देख सकते हैं. ऑकल्ट ब्लड एक ऐसा टेस्ट है, स्टूल के अंदर ब्लड होगा बट वो नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा. अगर वो पर्सन खुद का स्टूल देख रहा है तो उसको नहीं दिखेगा कि स्टूल के अंदर ब्लड है. उसके लिए माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना पड़ता है स्टूल का, बिकॉज उसके अंदर ऑकल्ट ब्लड है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. दैट इज कॉल्ड एज ऑकल्ट ब्लड. ब्लड है बट वो नेकेड आई से नहीं दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. गॉट इट? यस। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. ओल्ड स्टूडेंट्स सब भूल गए हैं, आप मत भूलना. सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी किया जा सकता है. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जा सकता है. टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, स्किन इंस्पेक्शन, रूटीन असेसमेंट ऑफ वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर. ये सारे वार्निंग साइंस रूटीनली चेक करेंगे, एवरी मंथ ये सब चीजें चेक करोगे. तो दिस इज द अर्ली डिटेक्शन. पहले ही आप डिटेक्ट कर पाओगे. घर पे भी ये सब किया जा सकता है. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, स्किन इंस्पेक्शन, ये सब घर पे भी किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट. अभी तक हमने सब इंट्रोडक्शन पढ़ा कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, फिर स्टेजिंग ग्रेडिंग क्या है एंड कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ वेरियस डायग्नोस्टिक. एक ही डायग्नोस्टिक टेस्ट है. कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए एक ही चीज यूज होती है, दैट इज बायोप्सी. कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बायोप्सी से ही किया जा सकता है. एंड देयर आर लिस्ट ऑफ लाइक अदर डिवाइसेस जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट बायोप्सी है. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड डिपेंड ऑन द सस्पेक्टेड प्राइमरी और मेटास्टेटिक साइट ऑफ कैंसर. इनवेसिव प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्म कंसेंट. यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर प्राइमरी लीजन है एंड कहाँ कहाँ पर मेटास्टेटाइज हुआ है. प्राइमरी लीजन के लिए हम बायोप्सी करेंगे. फॉर एग्जांपल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट से ट्यूमर की बायोप्सी लेके टेस्ट करेंगे. बट वो मेटास्टेसिस हो गया है, सो अलोंग विथ सारी जगह से तो हम सैंपल नहीं ले सकते पंचर कर करके, तो हम सीटी स्कैन और एमआरआई पेट स्कैन करेंगे, ये सब चीजें करेंगे. सो वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन द साइट और मेटास्टेसिस. बट कभी भी आप इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो, कुछ भी पंचर कर रहे हो, तो इन्फॉर्म कंसेंट लगेगी. अगर इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है तो इन्फॉर्म कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है. सो लेट्स सी बॉक्स 45.4 की कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा सकते हैं. सो फर्स्ट वी नो दैट इज बायोप्सी कॉमनली. नेक्स्ट है बोन मैरो एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फॉर हीमोलिम्फॉइड मैलिग्नेंसी इज सस्पेक्टेड. जब ल्यूकेमिया और ऐसी कंडीशन होती है तब बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ बायोप्सी. बोन मैरो का सैंपल लेके स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा. चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है लंग कैंसर हो तो. कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेंगे, सीबीसी में भी पता चलता है. अगर ल्यूकेमिया होगा तो इमेच्योर सेल्स दिखेंगे, सारे मैच्योर्स नहीं होंगे, सीबीसी से भी पता चलेगा. कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, दैट इज पेट स्कैन. आपने देखा होगा पेट स्कैन किया जाता है, सो पता चलेगा कितनी हद तक स्प्रेड हुआ है, हेड से टो तक कितना स्प्रेड हुआ है. सो सीटी स्कैन, पेट स्कैन है. साइटोलॉजिकल स्टडीज, दैट इज पेप टेस्ट. पेप टेस्ट है वो एक साइटोलॉजिकल स्टडी है. एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन लाइक अपर जीआई सीरीज, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी. एंडोस्कोपी भी करने से पता चलता है. जीआई अपर एंडोस्कोपी करेंगे तो जीआई का पता चलेगा, लोअर से नीचे से करेंगे तो सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी से भी पता चलेगा. इवेल्युएशन ऑफ सीरम ट्यूमर मार्कर्स, एग्जांपल कार्सिन एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन. यस, ब्लड के अंदर कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे कार्डियक मार्कर्स होते हैं ना कि हार्ट फेल हो जाता है तब
ट्रोपोनिन एंड CPKMB, ये सब कार्डियक मार्कर्स है जो एलिवेट हो जाते हैं। सो सेम जब कैंसर होता है तब ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर ट्यूमर के कुछ मार्कर्स होते हैं, वो भी हम देख के पता चल सकता है। लाइक कौन से मार्कर्स है? कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये सारे मार्कर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि पर्सन के अंदर ये कैंसर है। लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चलेगा लीवर कैंसर। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज MRI। प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यूएक टेस्ट एंड ऑकल ब्लड। प्रोक्टोस्कोप जो हम रेक्टम को विजुअलाइज करने के लिए करते हैं, सो प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होगा। ऑकल ब्लड के लिए आप देख सकते हो, स्टूल का सैंपल लेके उसको टेस्ट कर सकते हो। रेडियोग्राफिक स्टडीज लाइक मेमोग्राफी कर सकते हैं हम। रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग, लीवर, ब्रेन, बोन एंड लंग। यस, रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग, उसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल डाई, जैसा आपने सीटी स्कैन डाई वाला देखा है कभी स्टूडेंट्स? हैव यू एवर सीन डाई यूज करके सीटी स्कैन करते हैं ऐसा? यस मैम। हाँ, एंजियोग्राफी में कैसा डाई यूज करते हैं। सो ऐसे डिफरेंट स्कैनिंग होते हैं जिसमें हम कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल डालेंगे। ये जो पेट स्कैन है ना, उसमें भी सेम ऐसा होता है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है एंड फिर उसका स्कैनिंग करेंगे। सो जहां पर भी ट्यूमर्स होगी वहां पर ऐसे बहुत ब्राइट दिखेगा। सो ऐसे ही रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग कर सकते हैं। लीवर का कैंसर, ब्रेन का, बोन्स का, लंग का बहुत ज्यादा मेटास्टेसिस हो गया तो हम पेशेंट के अंदर रेडियो आइसोटोप, एक लिक्विड दवाई जैसा होता है जो इंजेक्ट करके उसका स्कैनिंग करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। टेस्ट, स्टूल टेस्ट फॉर ऑकल ब्लड, ट्यूमर एंड जेनेटिक मार्कर्स, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर स्टेटस। ट्यूमर मार्कर्स जो हमने देखा कि ब्लड के अंदर होता है। जीनेटिक स्टडी भी, जीन मार्कर भी चेक कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स क्यों हुआ, ड्यू टू एबनॉर्मल जीन। सो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो यूज किए जा सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कैंसर। गॉट इट? पता चला? ओके, लेट्स कंप्लीट दिस बायोप्सी। बायोप्सी कंप्लीट कर देते हैं। सो बायोप्सी क्या है? बायोप्सी इज अ डेफिनेटिव मीन्स ऑफ डायग्नोसिंग कैंसर एंड प्रोवाइड्स हिस्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ मैलिग्नेंसी। बायोप्सी, सीटी स्कैन करने से, ये सारे टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि कैंसर है, बट बायोप्सी एक डेफिनेटिव मीन्स है। हम पूरा वो सेल का सैंपल लेके उसका प्रॉपर हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। हम स्टेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वो बहुत ही डेफिनेटिव मीन्स है to diagnose the cancer. Biopsy involves the surgical incision to obtain a small piece of tissue for microscopic examination. Biopsy क्या है? एक सर्जिकल इंसिजन किया जाता है, पंच बायोप्सी और ऐसा कुछ, हम छोटा सा इंसिजन करेंगे और उसमें से पीस ऑफ टिश्यू, सैंपल ऑफ टिश्यू निकाल देंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। सो दैट इज ओनली बायोप्सी। नाउ बायोप्सी के भी टाइप्स है। नीडल बायोप्सी में क्या होता है? एस्पिरेशन ऑफ सेल्स। नीडल इंजेक्शन कैसा होता है, वैसे एक सीरींज होती है, ऐसे नीडल कैसी होती है, ऐसे ऐसे करके होती है ना नीडल। आई एम बैड एट ड्राइंग, बट ऐसी नीडल होती है, ऐसे करके नीडल होती है, राइट? सो हम जैसे ही पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर वो नीडल डालेंगे, नीडल के अंदर कुछ टिश्यूज ऐसे फंस जाते हैं। आपने बायोप्सी का सैंपल कैसे लेता है, डॉक्टर आपने देखा होगा तो पता होगा। डॉक्टर नीडल इंसर्ट करते हैं फिर निकालते हैं। सो नीडल इंसर्ट करने की वजह से यहाँ पर वो टिश्यूज है वो फंस जाते हैं। फिर डॉक्टर उसको एक सरफेस पर पीछे से फ्लश करके सरफेस पर वो सैंपल ले लेते हैं। दैट इज सिंपली वी आर एस्पिरेटिंग द सेल्स, दैट इज नीडल बायोप्सी। इंसिजनल मतलब हम इंसिजन रख के, कट रख के हम सैंपल निकाल रहे हैं। रिमूवल ऑफ अ वेज ऑफ अ सस्पेक्टेड टिश्यू फ्रॉम अ लार्जर मास। एक बड़ी सी ट्यूमर है, डॉक्टर ने कट रखा और पूरा इंसिजन काट के उतना उसका एक टुकड़ा ही ले लिया, नॉट ओनली जस्ट माइक्रो सैंपल, पूरा टुकड़ा ही ऐसे काट के ले लिया, दैट इज इंसिजनल बायोप्सी। नेक्स्ट इज एक्सिजनल। एक्सिजनल मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द एंटायर लीजन। एक्सिजनल बायोप्सी कब ली जाती है? सर्जरी के वक्त। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको ट्यूमर होती है, ट्यूमर रिमूवल करने के बाद वो पूरी ट्यूमर लैब में भेजते हैं स्टडी के लिए। गॉट इट? पता है एक्सिजनल, देखा है ना ऐसा? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर या कहीं पर भी ट्यूमर है, डॉक्टर निकाल देंगे, फिर वो स्टडी करेंगे कि ये लाइक मैलिग्नेंट है कि क्या है। तो फिर वो पूरी पूरी एक्सीज की हुई पूरी ही ट्यूमर स्टडी के लिए भेजी जाती है, पूरा इंटायर लीजन।
एंड स्टेजिंग हमने ऑलरेडी स्टडी किया, मल्टीपल नीडल और इंसिजनल बायोप्सीज इन द टिश्यू वेयर मेटास्टेसिस इज सस्पेक्टेड और लाइकली। जहां जहां पर हमें लगता है कि मेटास्टेसिस हुआ है वहां वहां पर मल्टीपल नीडल से हम बायोप्सी लेंगे। बहुत सारी जगह पर से नहीं लिया जा सकता, बट मल्टीपल 2-3 जगह से हम ले सकते हैं। सो दैट इज स्टेजिंग। हम फिर स्टेज आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा हमने बॉक्स 45.1 में देखा था, 45.2 में, कि फॉर एग्जांपल ब्लैडर है तो ज्यादा स्प्रेड हुआ है तो इतनी इतनी जगह पर होगा, वहां से हम सैंपल ले सकते हैं। सो दैट इज बायोप्सी। नाउ बायोप्सी में टिश्यू का एग्जामिनेशन कैसे होता है वो हमारे काम का नहीं है, हम नहीं करते हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए है कि क्या देखते हैं वो लोग। सो टिश्यू एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, फॉलोइंग द एक्सीजन। अभी हम एक्सीजन की बात करें कि पूरी ट्यूमर हमने लैब में भेज दी। सो वो क्या करेंगे, एक्सीजन होने के बाद 2 मेथड्स होती है। फर्स्ट मेथड इज फ्रोजन सेक्शन, सेकेंड मेथड इज परमानेंट पैराफिन सेक्शन। ये 2 मेथड है जिसकी मदद से उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। सो फ्रोजन सेक्शन और परमानेंट पैराफिन सेक्शन इज प्रिपेयर्ड टू एग्जामाइन द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन है, सैंपल है, उसको स्टडी करने के लिए ये 2 मेथड यूज होती है। द एडवांटेज ऑफ फ्रोजन सेक्शन, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। सो फ्रोजन सेक्शन का एडवांटेज क्या है, इट इज द स्पीड। ये स्पीड उसका एडवांटेज है, with which the section can be prepared and diagnosis made because only minutes are required for this test। अगर ये फ्रोजन सेक्शन का मेथड यूज करेंगे लैब में, सो वो उसका रिजल्ट बहुत ही क्विक है, विद इन मिनट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है। सो ये एक उसका एडवांटेज है, स्पीड उसकी एक एडवांटेज है, जितना जल्दी हमें मिलता है। नेक्स्ट इज परमानेंट पैराफिन सेक्शन, इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स। तो हमने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब बायोप्सी का रिपोर्ट आता है तो हमको बोलते हैं 48 आवर्स लगेंगे, 2 दिन 3 दिन लगेंगे। सो वो मेनली ये यूज करते हैं, उसको 24 घंटे तो उसको टाइम लगता है। However, it provides clearer detail than frozen section। इसका बेनिफिट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कंपेयर टू फ्रोजन सेक्शन, बट हाँ अगर इसका रिजल्ट आए तो बहुत क्लियर डिटेल में आएगा कि क्या है, कितना है, कैसी ट्यूमर है, सब कुछ डिटेल में मिलेगा। सो दैट इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ परमानेंट पैराफिन सेक्शन। गॉट इट? ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसमें क्या होता है, बट आपको ऐसा होता है, चेक करना। अभी इंटरवेंशंस नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात हो रही है। जब भी पेशेंट की बायोप्सी लेनी होती है, तो बीइंग अ नर्स हमें क्या करना होता है। सो द प्रोसीजर यूजुअली इज परफॉर्म्ड ऑन एन आउट पेशेंट सर्जिकल सेटिंग। नॉर्मली अगर एक्सिशनल नहीं करनी है और कोई भी नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करनी है तो वो ओपीडी बेसिस पर किया जाता है। ओपीडी बेसिस पर मतलब पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे आईसीयू या इमरजेंसी वार्ड में, कहीं पे भी पेशेंट का सैंपल लेके फिर 1 घंटे के लिए उसको रखते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं, उसको स्टे नहीं करना होता है हॉस्पिटल में। सो आउट पेशेंट सर्जिकल सेटिंग में प्रोसीजर की जाती है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन। यस, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, हमें बायोप्सी करनी है, सो उसके लिए पेशेंट को तो रेडी करना पड़ेगा सब कुछ। सर्जिकल साइट वो जहां पर से सैंपल लेना है वो क्लीन करना पड़ेगा, वो सब करना है। पेशेंट को प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं कि क्या ध्यान रखना है घर पे जाके, कौन सी पोजीशन लेनी है, क्या चीजें करनी है, क्या अवॉइड करनी है, वो सब आप सिखाओगे पेशेंट को। एंश्योर दैट इन्फॉर्म कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन। यस, मेक श्योर करो बायोप्सी लेने से पहले इन्फॉर्म कंसेंट है। लेना हमारा काम नहीं है, बट ली गई है कि नहीं वो देखना हमारा काम है। सो ये चीजें ध्यान रखनी होगी। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा, वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर ऑन्कोलॉजिकल एंड हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स आर सेलुलर रेगुलेशन एंड सेफ्टी। फिर हमने देखा कि कैंसर है क्या। कैंसर मतलब सिंपल ऐसा ही होता है कि जब भी सेल्स एबनॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम कैंसर बोलते हैं। फिर हमने देखा मेटास्टेसिस, एक जगह पर कैंसर होता है, अगर वो दूसरी जगह पर जा रहा है उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके 3 है। एक तो लोकल शेडिंग से उसके कैंसर ट्यूमर के सेल्स ऐसे बिखरेंगे तो वहां पर कैंसर होगा। दूसरा है कि ब्लड में मिक्स होके वो ट्रैवल हो सकता है पूरी बॉडी में। तीसरा है लिम्फ टिश्यूज, लिम्फ स्प्रेड, लिम्फ के अंदर मिक्स होके, लिम्फ फ्लूइड के अंदर मिक्स होके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं। जहां जहां पर लिम्फ नोड्स ज्यादा है वहां पर स्प्रेड हो सकता है। फिर हमने देखा कि ब्लैडर कैंसर होगा तो कहाँ कहाँ पर जाएगा। सो ब्लैडर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स, उसके सारे मेटास्टेसिस रूट्स देखे हमने। फिर हमने कैंसर के क्लासिफिकेशन देखी। मेनली 2 टाइप का कैंसर होता है,
इधर सॉलिड ट्यूमर होगी या तो ब्लड रिलेटेड होगा। सॉलिड ट्यूमर्स कहीं पे भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ब्लड के ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ये 3 ब्लड के कैंसर है। फिर हमने उसका ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग देखा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग? Online students, what is the difference between grading and staging? Grading में ग्रेडिंग में ट्यूमर की साइज से पता चल सकता है हमें। okay, and staging? Staging से स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2 कैंसर, स्टेज 3 4, ये इससे क्या पता चलेगा? Spreading of cancer. स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, यस। सो ग्रेडिंग से हमें पता चलता है कि ट्यूमर कैसी है, उसके सेल्स कितने एबनॉर्मल है, डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि नहीं, वो पता चलेगा। वी आर जस्ट नोइंग अबाउट द हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सेल, ट्यूमर की स्टडी कर रहे हैं। स्टेजिंग से हमें पता चलेगा कि कितनी दूर तक, कितनी हद तक वो स्प्रेड हुआ है, लोकलाइज है, नियर बाय एरियाज में है कि डिस्टेंस स्प्रेड हो गया है। फिर हमने फैक्टर्स देखा जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइक केमिकल, फिजिकल, वायरल, बैक्टीरियल, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखे, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा, एज रिलेटेड भी हो सकता है कैंसर, इम्यूनिटी के रिलेटेड भी हो सकता है। एंड प्रिवेंट कैसे करना है, जो हमारे हाथ में है उसको अवॉइड करना है, मॉडिफाई करना है। जो हमारे हाथ में नहीं है, एज इज नॉट इन अवर हेड, वो होगी एडवांस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज नॉट इन अवर हेड, बट वी जो हमारे हाथ में है वो हम अवॉइड एंड चेंज कर सकते हैं। हमने अर्ली डिटेक्शन देखा, मेन कॉशियस साइन है वो। साइंस आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि ये साइंस ऐसी है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बट दिस इज फॉर समथिंग नॉलेज। आपको भी पता होना चाहिए, आपकी फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, ये सब कुछ सबको पता होनी चाहिए। कॉशियस साइन है जिससे हमें अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। एंड देयर आर वेरियस टेस्ट जिससे हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। फिर हमने डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट देखे जिससे हमें पता चलेगा कि कैंसर कितना है, स्प्रेड कितना हुआ है, कहाँ पर है। सो देयर आर वेरियस मेथड, सीटी स्कैन, बायोप्सी, पेट स्कैन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, बहुत सारे टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है, मेमोग्राफी एंड ऑल दैट। फिर हमने बायोप्सी स्टडी किया। बायोप्सी मतलब सिंपल, हम एक टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं एंड उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, उसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे कि सेल्स कैसे है, क्या है। नीडल बायोप्सी किया जाता है, इंसिजनल बायोप्सी किया जाता है, एक्सिजनल बायोप्सी एंड स्टेजिंग, मल्टीपल जगह से हम सैंपल लेंगे। टिश्यू एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो 2 मेथड यूज होती है, फ्रोजन एंड परमानेंट पैराफिन, ये 2 मेथड्स है। फ्रोजन में एक बेनिफिट है कि विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। परमानेंट पैराफिन में 24 घंटे लगेंगे, हाँ, बट जो रिजल्ट होंगे वो बहुत डिटेल में होंगे कंपेयर टू फ्रोजन। फिर हमने इंटरवेंशन देखी कि जब भी बायोप्सी करनी होती है, सो बीइंग अ नर्स आपकी क्या क्या इंटरवेंशन है। ये इसमें 3 दी गई है, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि यहाँ 3 तक ही लिमिटेड है। बहुत सारी इंटरवेंशन होती है, वाइटल्स चेक करना, पोस्ट प्रोसीजर वाइटल्स देना, पोजीशन देना, फीडिंग स्टार्ट करना है कि नहीं, बहुत सारी इंटरवेंशन है। सो ऐसा एग्जाम में नहीं कि ये 3 ही पढ़ा था तो 3 ही याद रखना है। यू हैव टू लाइक बूस्ट योर ब्रेन, आपको वाइड थिंकिंग, बहुत सारी चीजें सोचनी है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सो या एनी डाउट टिल दिस टॉपिक? नो मैम। Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. थैंक यू मैम। Hmm. Thank you, ma'am. Thank you.